तो आज की कहानी कुछ इस तरह है कि एक नाओफ्यूमी नाम का लड़का जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी वर्ल्ड में रहता था, वो बिल्कुल भी खास नहीं था और उसका ना ही पढ़ाई में ध्यान लगता और ना ही किसी और काम में। उसे बस गेम खेलना बहुत पसंद था। अब इसी तरह से उसकी जिंदगी कट रही थी, लेकिन अचानक से एक दिन उसे जबरदस्ती मतलब बिना उसकी परमिशन के टेलीपोर्ट कर लिया जाता है। जब वो दूसरी दुनिया में आता है तो यहाँ पर आकर उसे पता चलता है कि वो अकेला ही टेलीपोर्ट नहीं हुआ है, बल्कि 3 और अलग अलग दुनिया से 3 लड़कों को यहाँ पर टेलीपोर्ट किया गया है। इन तीनों लड़कों के नाम थे इटुसुकी, रेन और मोटोयासु। नाओफूमी के साथ साथ इन तीनों लड़कों को भी अलग अलग पावर्स मिली थी। अब नाओफ्यूमी असल में एक सील्ड हीरो है। अब इसका मतलब क्या है ये हम आगे कहानी में जानेंगे। यहाँ पर किंग उन्हें बताते हैं कि उनके वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स ने हमला किया है और उन्हीं मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए और उन्हें हराने के लिए उन्होंने एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करके उन्हें यहाँ पर समन किया है। अभी किंग ने यहाँ पर अपने किंगडम के सभी अच्छे अच्छे वॉरियर्स को इकट्ठा कर लिया था और उन सभी वॉरियर से कह दिया था कि जिसे जो भी वॉरियर पसंद हो वो उसकी टीम में जा सकता है, और उन सभी ने अपने अपने वॉरियर्स को चुन लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर नाओफ्यूमी को किसी ने नहीं चुना था, लेकिन तभी एक माइनी नाम की एक सुंदर लड़की नाओफ्यूमी को चुन लेती है। अब यहाँ पर उन चारों को ही कुछ पैसे दिए जाते हैं जिससे कि वो अपने लिए कुछ इक्विपमेंट्स या वेपन खरीद सके और खुद को स्ट्रांग बना सके। यहाँ पर उन बाकी तीनों लड़कों को तो बराबर कॉइन दिए गए थे, लेकिन नाओफ्यूमी को सबसे ज्यादा कॉइन दिए जाते हैं क्योंकि उसके टीम में सिर्फ एक ही मेंबर है। अब नाओफ्यूमी उन्हें लेकर वहां से चला जाता है। वो देखता है कि उसके पास एक शील्ड है जिससे वो किसी को नहीं हरा सकता, पर वो उस शील्ड में कई चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसीलिए वो बाहर आकर कई सारे स्लाइम्स को खत्म करता है, जिसके बाद वो उन्हें शील्ड में एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद अब माइनी बताती है कि वो लोग अगर चाहे तो आर्मर शॉप से आर्मर भी खरीद सकते हैं, जिसके बाद नाओफ्यूमी तुरंत ही उसके साथ वहां से चला जाता है। वहां पर पहुंचकर नाओफ्यूमी अपने लिए वेपन भी देख रहा था, लेकिन कोई भी वेपन ऐसा नहीं था जिसे उसका वो शील्ड एक्सेप्ट कर सके। वो हर वेपन को हटा दे रही थी। अब ये देखते हुए माइनी कहती है कि तुम सस्ता सा आर्मर ही ले लो, जिसके बाद नाओफ्यूमी एक आर्मर चुन लेता है। यहाँ पर माइनी ने अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा महंगा आर्मर चुना था। वो उससे कह रही थी कि चिंता मत करो, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ और इनाम दूंगी। अब नाओफ्यूमी मान जाता है क्योंकि वो भी उसकी टीम मेंबर होने वाली है, तो उसे भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी ही। वैसे इसके बाद अब वो लोग एक महंगी जगह पर खाने भी जाते हैं और माइनी नाओफ्यूमी को गिफ्ट देने की बात करती है, लेकिन वो शर्माकर वहां से चला जाता है। वो अपने कमरे में आता और देखता है कि उसे किंग से जितने भी पैसे मिले थे उसके पास अब सिर्फ 200 कॉइन्स बचे हैं, लेकिन अब भी वो इन्हीं कॉइन्स को अपनी शील्ड के अंदर छुपा लेता है। अब वो वहाँ सो गया था और अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके कमरे में जो मेन चीजें थी वो गायब है। ये देखकर वो हैरान था। जब वो बाहर आता है तभी कुछ गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और तुरंत ही उसे किंग के सामने ले आते हैं। अभी सभी गार्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, लेकिन नाओफ्यूमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके सामने माइनी और मोटोयासु आते हैं। अभी माइनी मोटोयासु के पीछे छुपी हुई थी। मोटोयासु असल में यहाँ पर स्पेयर है। यहाँ पर माइनी का कहना था कि कल रात नाओफ्यूमी ने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। ये बात सुनकर नाओफ्यूमी बहुत ही ज्यादा हैरान था और उसे ये तो पता ही था कि माइनी झूठ कह रही है, पर वो ये बात साबित नहीं कर सकता था। लेकिन अब वो ये समझ गया था कि माइनी असल में उसकी टीम में इसीलिए ज्वाइन हुई थी जिससे कि वो उसे जितने भी पैसे मिले हैं, मतलब जितने भी कॉइन्स मिले थे, वो सभी उससे ले सके। ये सुनकर नाओफ्यूमी को बहुत गुस्सा आता है। इस तरफ मोटोयासु कह रहा था कि इस लड़के को तो खत्म ही कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नाओफ्यूमी भी गुस्से में कहता है कि मुझे अपनी वर्ल्ड में वापस जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। पर किंग बताते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जब तक वो चारों हीरो मारे ना जाए तब तक नाओफ्यूमी को वापस नहीं भेजा जा सकता। अब वो ये बात मान लेता और इसके बाद वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले उसके पास जितने भी कॉइन्स बचे हुए थे वो उन सभी को यहाँ माइनी के सामने फेंक देता है। इस चीज से अभी मोटोयासु को गुस्सा आता है और वो हमला करने के लिए उसके ऊपर आगे बढ़ता है, लेकिन अब नाओफ्यूमी वहां से चला गया था। ये सब होते हुए एक मिस्टीरियस आदमी छुपकर देख रहा था। अब नाओफ्यूमी वहां से बाहर आता है, लेकिन अब किंगडम में भी उसके साथ बिल्कुल गलत व्यवहार हो रहा था। कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि जो वो ब्लैक स्मिथ था जिसके यहाँ पर वो तलवार वगैरह लेने के लिए गए थे, वो भी अभी नाओफ्यूमी को पकड़कर उसे पीटने वाला था, क्योंकि उसके हिसाब से नाओफ्यूमी को किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो उसकी आंखों में देखता है तो उसे एक सच दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो उसे माफ कर देता है और उसे पहनने के लिए एक रूप देता है। नाओफ्यूमी के पास पैसे नहीं थे, इस वजह से वो ब्लैक स्मिथ कहता है कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे आए तब तुम मुझे दे देना। इसके बाद अब नाओफ्यूमी वहां से चला गया था और फिर से उस बड़े से जंगल के रास्ते में पहुंच चुका था जहां पर उसे कई सारी स्लाइम मिलती है और वो उन्हें खत्म करता है।
यहाँ पर स्लाइम को खत्म करने के बाद उसने अपना लेवल इंक्रीज कर लिया था। इसका मतलब उसकी सील्ड अब लेवल 2 पर पहुंच चुकी थी। साथ ही यहाँ पर उसने कुछ स्लाइम्स को मारकर उनकी जो स्किन होती है उसे अपने पास रख लिया था। बाद में वो गांव वापस आता और वहाँ पर जाकर एक सेलर को वो स्लाइम की स्किन बेचने लगता है। अब वो सेलर जानता था कि नाओफिमी को ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, इस वजह से वो सिर्फ एक ब्रॉन्ज कॉइन देने की कहता है। नाओफिमी जानता था कि इनकी कीमत ज़्यादा है, इस वजह से वो उसे अपने रोप में फंसाता है और कहता है कि इससे ज़्यादा तो मैं किसी एडवेंचर को बेच सकता हूँ। अब यहाँ उसके रोप के अंदर बहुत सारी स्लाइम्स थी। बाद में वो सेलर डर कर हाँ कर देता और उससे ज़्यादा पैसे दे देता है। इसके बाद वो जाकर ब्लैक स्मिथ को 5 कॉइन दे दिए थे और अब वो वापस से वहाँ बाहर की तरफ निकल आया था। यहाँ जंगल में आने के बाद अभी उसे थोड़ी भूख लग रही थी, तभी वो कुछ मेडिसिन को देखता है और अब जब वो उन मेडिसिन को अपनी शील्ड में एब्जॉर्ब करता है तो उसे कुछ हाई क्वालिटी की मेडिसिन मिलती है। इस वजह से वो तुरंत ही उन्हें ले जाकर एक सेलर को बेचता है जो कि दवाइयाँ बनाता है। अब उस सेलर को वो पसंद आ जाते हैं और इस वजह से नाओफिमी को एक अच्छी कीमत मिलती है। अब यहाँ से वो एक रेस्टोरेंट में गया था जहाँ पर वो सबसे सस्ता खाना खरीद कर खाता है। इसके बाद जब वो वापस लौट रहा था तो स्ट्रीट के अंदर 3 लड़के उसे घेर लेते हैं और उससे उसके पैसे मांगते हैं, लेकिन वो उनसे लड़कर अपने शील्ड से उन्हें हरा देता है। लेकिन नाओफिमी ये बात भी जानता था कि वो शील्ड से ही आगे जाकर मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता और साथ ही जो वेव्स आती है उन्हें नहीं रोक सकता। इसी वजह से अभी वो थोड़ी चिंता में था, पर तभी एक आदमी उसे देख लेता और वो उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद वो नाओफिमी को अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम अपने लिए एक स्लेव खरीद सकते हो। नाओफिमी ये बात सुनकर हैरान था। यहाँ पर वो मर्चेंट उसे बहुत सारे स्लेव दिखाना शुरू करता है, जिस दौरान नाओफिमी एक डेमी ह्यूमन गर्ल को देखता है। वो मर्चेंट उसे बताता है कि ये डेमी ह्यूमन गर्ल बीमार है, फिजिकली भी और मेंटली भी, इस वजह से हम इसे सबसे सस्ते में बेच रहे हैं। अगर तुम चाहो तो इसे सिर्फ 30 कॉइन में खरीद सकते हो। तो नाओफिमी मान जाता है और उसे तुरंत ही खरीद लेता है और इसके बाद वो उससे उसका नाम पूछता है। अब वो डेमी ह्यूमन गर्ल डरते हुए अपना नाम रेप्टेलिया बताती है। इसके बाद नाओफिमी उसे अपने साथ ले गया था और वो सीधा ही ब्लैक स्मिथ के पास आता है जहां वो उससे एक वेपन मांगता है जिसे रेप्टेलिया यूज कर सकती है। रेप्टेलिया वो वेपन लेकर अभी भी डर रही थी, लेकिन नाओफिमी तुरंत ही अपने कपड़ों में से एक स्लाइम निकालता और कहता है कि रेप्टेलिया इसके ऊपर हमला करे। वो अभी भी बहुत डरी हुई थी और वो ऐसा कर नहीं रही थी। इस वजह से नाओफिमी उसे ऑर्डर देता है और जब रेप्टेलिया ऑर्डर नहीं मानती तो अचानक से उसका चेस्ट पर लगा हुआ वो कर्स जो कि मर्चेंट ने नाओफिमी के नाम पर लगाया था वो एक्टिवेट हो जाता है और रेप्टेलिया को नाओफिमी की बात माननी पड़ती है। अब वो जैसे ही स्लाइम पर हमला करती है तो स्लाइम मारा जाता है, जिस वजह से रेप्टेलिया को कुछ एक्सपी पॉइंट मिल चुके थे जो असल में बाद में उसके लेवल को इंक्रीज करने में उसकी हेल्प करेंगे। अब इसके बाद वो दोनों वहाँ से सीधा रेस्टोरेंट में आ गए थे। यहाँ पर नाओफिमी फिर से सबसे सस्ता खाना खरीदता है, लेकिन सिर्फ अपने लिए। रेप्टेलिया के लिए वो वही खरीदता है जो पास ही में बैठे बच्चे कुछ खा रहे थे। ये देखकर रेप्टेलिया हैरान थी। वो पूछती है कि क्या सच में वो ऐसा खाना खा सकती है, जिस पर नाओफिमी हाँ करता है। अब वो उस खाने को खाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। नाओफिमी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें परचेज किया है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें नौकर बनाकर रखूंगा। मुझे बस तुम्हारी हेल्प चाहिए और तुम्हें मेरी स्वॉर्ड बनना है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ शील्ड है, मैं किसी वेपन का यूज नहीं कर सकता। अब इसके बाद वो फिर से उसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर नाओफिमी को बहुत सारी स्लाइम मिलती है। यहाँ पर नाओफिमी फिर से कुछ स्लाइम्स को खत्म करता है और साथ ही वो रेप्टेलिया से भी ऐसा ही करवाता है, जिसकी वजह से अब उसकी शील्ड का और रेप्टेलिया का दोनों का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा था। रात के टाइम पर हम देखते हैं कि रेप्टेलिया नाओफिमी से पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो बताता है कि वो शील्ड हीरो है। ये सुनकर रेप्टेलिया हैरान थी, क्योंकि उसे याद आता है कि एक बार उसके पेरेंट्स ने उसे बताया था कि शील्ड हीरो बहुत अच्छा है, सिर्फ वही है जो हम डेमी ह्यूमन से अच्छे से बात करता है। अब हमें यहाँ जानने को मिलता है कि असल में नाओफिमी के अलावा भी कई सारे शील्ड हीरो यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि पहले भी 4 हीरोज को समन किया जा चुका था। अब इसके बाद रेप्टेलिया सो जाती है। रात के टाइम उसे अचानक से एक सपना दिखाई देता है जिसमें उसके पेरेंट्स उसे लेकर भाग रहे थे और उनके पीछे एक 3 हेड डीमन डॉग पड़ा हुआ था। अभी उसके पेरेंट्स उसे बचाने के लिए खाई में फेंक देते हैं और खुद मारे जाते हैं। ये देखकर रेप्टेलिया बहुत डर गई थी और घबराकर उठ गई थी, लेकिन अब नाओफिमी उसे पकड़कर उसे शांत कराता है। हम देखते हैं कि अब उन्होंने धीरे धीरे जंगल में जितनी भी हर्ब्स थी, मतलब जितने भी मेडिसिन बनाई जा सकती है, उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया था और उन्हें ले जाकर नाओफिमी हमेशा उस मेडिसिन वाले आदमी को बेच देता था। अभी हम देखते हैं कि आज रेप्टेलिया वहाँ बाहर बैठी हुई थी, जहाँ पर वो कुछ बच्चों को बॉल खेलते हुए देखती है और नाओफिमी जब वहाँ बाहर आता है तो उससे पूछता है कि क्या उसे भी बॉल चाहिए, जिस पर रेप्टेलिया मना करती है। लेकिन यहाँ पर रेप्टेलिया की जो पूंछ थी वो हिल रही थी, इसका मतलब वो झूठ कहने की कोशिश कर रही है। पर नाओफिमी समझ जाता और उसे बाद में एक बॉल खरीद कर देता है। अब इसके बाद में नाओफिमी लगातार इसी तरह से हर्ब बेचता रहता है और पैसा कमाता है।
कुछ पैसे से वो पहले रेप्टिलिया के लिए मेडिसिन खरीदता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है और अब धीरे धीरे वो भी रिकवर करती जा रही थी। इसके बाद वो उसी ब्लैक स्मिथ के पास जाता है जहाँ पर आकर वो रेप्टिलिया के लिए भी एक अच्छा वेपन मांगता है। स्मिथ उन्हें एक बड़ी सी तलवार देता है जो कि ज्यादा बड़ी नहीं है पर रेप्टिलिया के लिए आगे काम आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी जब वो उस जंगल में और अंदर की तरफ आते हैं तो उन्हें यहाँ पर एक पॉइजनस रैबिट मिलता है जिसने नाओफ्यूमी के हाथ को बाइट कर लिया था। वो रेप्टिलिया से कहता है कि वो रैबिट को खत्म कर दे, लेकिन रेप्टिलिया ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो रैबिट बहुत ही ज्यादा क्यूट था। लेकिन नाओफ्यूमी उसे समझाता है कि अगर वो इसी तरह से डरती रही और क्यूट चीजें देखकर उसे माफ करती रही तो वो कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाएगी। और वैसे भी अगर वो स्ट्रांग नहीं बनी तो नाओफ्यूमी को उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नाओफ्यूमी यहाँ पर आने वाली वेव्स को खत्म करना चाहता है और इसके लिए उसे रेप्टिलिया की मदद चाहिए। यह सुनकर रेप्टिलिया तुरंत ही जाकर सीधा उस रैबिट को खत्म कर देती है। वो कहती है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे छोड़ना मत। अब इसके बाद नाओफ्यूमी फिर से ब्लैक स्मिथ के पास आ गया था। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या आसपास कोई और गांव है जहाँ पर हम जाकर कुछ पैसे कमा सके। अब वो स्मिथ उसे पास के ही एक गांव का रास्ता बताता है। अब नाओफ्यूमी उस गांव में आने के बाद वहां पर बैठे एक सेलर से बातचीत करते हुए उसे वो रैबिट की स्किन सेल करता है और यहाँ उससे ऐसी कोई जगह पूछता है जहाँ से वो और ज्यादा पैसे कमा सके। यहाँ पर वो सेलर उसे बताता है कि एक टनल है जिसके अंदर उसे बहुत सारे ऑब्स मिल सकते हैं जो कि असल में मॉन्स्टर टाइप के होते हैं और वो उनकी स्किन को सेल कर सकता है। अब नाओफ्यूमी उसकी बात मान लेता और तुरंत ही वहां जाने के लिए निकलने लगता है। अभी पहले वो रुककर अपने शील्ड के स्टेटस सिस्टम को देखता है जहां पर उसे जानने को मिलता है कि उसने फाइनली इतना एक्सपी जमा कर ली है कि वो लेवल इंक्रीज कर सकता है। और जब वो अपना लेवल इंक्रीज करता है तो यहाँ पर उसकी शील्ड चेंज हो चुकी थी क्योंकि शील्ड की पावर और ज्यादा बढ़ गई है। अब जब वो उसकी पावर को यूज करके देखता है तो एक स्पिरिचुअल जाइंट शील्ड उसके सामने आ जाती है। नाओफ्यूमी ये देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस था पर वो ऐसा दिखाता नहीं कि उसे इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता है। और इसके बाद अब नाओफ्यूमी और रेप्टिलिया तुरंत ही उस टनल की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ उस टनल के अंदर आने के बाद रेप्टिलिया नाओफ्यूमी से पूछ रही थी कि आखिर वो उसे क्या कहकर बुलाए। इस पर नाओफ्यूमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि तुम्हें जो कहना है कहो। इसके बाद अचानक से उनके सामने 2 हेडेड वाला डीमन डॉग आ जाता है। यहाँ पर रेप्टिलिया उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इस वजह से वो नाओफ्यूमी के साथ वहाँ से भागती है। अब उन्हें उस डॉग का सामना करना था। रेप्टिलिया यहाँ पर नाओफ्यूमी को सारी बात बताती है कि 3 हेड डीमन डॉग ने उसके पेरेंट्स को मारा था। नाओफ्यूमी कहता है कि ये बहुत अच्छा मौका है, तुम उसका बदला ले सकती हो। लेकिन अभी रेप्टिलिया डर रही थी, लेकिन नाओफ्यूमी तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर उसने उस डीमन डॉग के एक सर को तो रोक लिया था, लेकिन दूसरा सर उसके शोल्डर पर बाइट कर लेता है। ये देखते हुए नाओफ्यूमी तुरंत ही रेप्टिलिया की हेल्प मांगता है, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। लेकिन नाओफ्यूमी उस कर्स पावर को भी एक्टिवेट करता है पर फिर भी रेप्टिलिया मानने को तैयार ही नहीं थी। तो अब वो उससे कहता है कि ठीक है तो तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर मैं मारा गया तो इससे ये कर्स टूट जाएगा और फिर तुम फाइनली आजाद हो जाओगी। पर रेप्टिलिया ऐसा नहीं चाहती थी, उसे नाओफ्यूमी अच्छा लगने लगा है और वैसे भी नाओफ्यूमी ने शुरुआत से ही उसकी रक्षा की है और उसे खाने को भी दिया। इस वजह से वो तुरंत ही अपना वो नया चाकू यानी कि तलवार लेकर आगे बढ़ती है और उस 2 हेड डीमन डॉग के दूसरे सर पर हमला करती है। अब इसकी वजह से उस डॉग को ज्यादा कुछ चोट नहीं लगी थी, बल्कि उसने रेप्टिलिया को वहां से दूर फेंक दिया था। और इसके बाद अब वो गुस्से में रेप्टिलिया की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उसके वहां तक पहुंचने से पहले ही नाओफ्यूमी ने उसके सामने अपने वो स्पिरिचुअल शील्ड बना दिया था, जिसकी वजह से अभी वो डीमन डॉग उस शील्ड से टकरा गया था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए रेप्टिलिया आगे बढ़कर उस डीमन डॉग के हार्ट पर अपने तलवार मार देती है, जिसकी वजह से वो डीमन डॉग वहीं पर मारा जाता है। और रेप्टिलिया भी खुश भी थी और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा डर भी गई थी। वो तुरंत ही आगे आकर नाओफ्यूमी के गले लग जाती है। नाओफ्यूमी ये देखकर उससे कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था कि तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगी, तो तुम मुझे मेरे नाम से ही बुला सकती हो। अब इसके बाद इसी तरह से ट्रेनिंग करते हुए और उन मॉन्स्टर्स को खत्म करते हुए उन्हें करीबन 2 हफ्ते बीत चुके थे। यहाँ पर नाओफ्यूमी ने मॉन्स्टर्स को हराते हुए उनके पार्ट से अपनी शील्ड को और भी ज्यादा पावरफुल बना लिया था। साथ ही हम देखते हैं कि रेप्टिलिया भी कई सारे मॉन्स्टर्स को हराती है, जिसकी वजह से उसका लेवल भी बढ़ता है और अब वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। साथ ही अचानक से उसकी एज भी बढ़ जाती है। नाओफ्यूमी ये देखकर हैरान था, उसे इसमें कुछ भी समझ नहीं आया था। इसके बाद वो वापस से उसी विलेज में लौटते हैं जहाँ पर नाओफ्यूमी ब्लैक स्मिथ से मिलता है और वो उससे अगली वेव के लोकेशन के बारे में पूछता है। ये सुनकर ब्लैक स्मिथ उसे डिटेल में बताना शुरू करता है कि असल में किंगडम के अंदर एक रेप्टिलियन टावर है जहां पर जाकर सभी हीरो रजिस्टर कराते हैं और उसके बाद में जब भी वेव जिस जगह पर आने वाली होती है वहां पर उन्हें टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात बाकी सभी हीरो से होती है। अभी वो सभी नाओफ्यूमी का मजाक उड़ा रहे थे, खासकर मोटोयासु। इस वजह से नाओफ्यूमी को बहुत गुस्सा आता है
और वो उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वहाँ से वापस लौट आता है। यहाँ रात के टाइम अभी रेप्टिलिया नाओफिमी से कहती है कि वो नाओफिमी को कभी धोखा नहीं देगी, लेकिन नाओफिमी ये बात पहले से ही जानता था। वैसे अब थोड़ा सा टाइम और बीतता है और हम देखते हैं कि अब रेप्टिलियन टावर में सैंड धीरे धीरे दूसरे ब्लॉक पर पहुंच चुकी थी, जिसका मतलब वेव आने का टाइम हो चुका है। इसीलिए इन चारों को, यानी कि इन चारों हीरोज को और उनकी टीम मेंबर को सीधा ही टेलीपोर्ट करके उस विलेज के बाहर भेज दिया जाता है जहां वेव आने वाली थी। अब जब फाइनली फर्स्ट वेव स्टार्ट होती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे बीस्ट और मॉन्स्टर वहां गांव के ऊपर हमला करना शुरू कर दिए थे और अभी जो बाकी तीनों मेन कैरेक्टर थे वो यहाँ पर उन मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ नाओफिमी जो कि मॉन्स्टर से तो लड़ रहा था पर वहाँ उन विलेजर्स को भी बचा रहा होता है। विलेजर्स अभी खुश थे कि उनके लिए भी कोई है, क्योंकि बाकी जो 3 मेन कैरेक्टर हैं वो किसी को भी बचाने में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ दिनों के बाद उन्हें रीइंफोर्समेंट मिलती है, मतलब उनकी मदद के लिए अब किंगडम के बहुत सारे सोल्जर भी वहाँ पर आ गए थे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर आते ही एक फायर मैजिक स्पेल कास्ट किया था, जिससे बड़े बड़े आग के गोले वहाँ गाँव के ऊपर गिरने लगे थे। भले ही इससे मॉन्स्टर खत्म हो रहे थे पर इससे गाँव वालों को भी नुकसान पहुँच रहा था। लेकिन नाओफिमी और रेप्टिलिया जितना भी हो सकता था उतने लोगों को बचाते हैं। अब रेप्टिलिया को गुस्सा आता है, इस वजह से वो एक सोल्जर पर हमला करने वाली थी। तभी वाइस कैप्टन उसे ऐसा करने से रोक लेता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी जो भी सोल्जर्स थे वो खासकर 3 मेन कैरेक्टर, मतलब कि नाओफिमी को छोड़कर बाकी जो 3 मेन कैरेक्टर थे उनकी खास मदद कर रहे थे। नाओफिमी का उन पर ज्यादा ध्यान नहीं था। वैसे अंत में वो सभी मॉन्स्टर और बीस्ट को खत्म करके इस वेव को क्लियर करते हैं। लेकिन यहाँ पर गांव वाले थैंक यू सिर्फ स्पेशली नाओफिमी को ही कह रहे थे। भले ही उन्होंने विलेज को पूरी तरह से नहीं बचा पाया, लेकिन ज्यादातर विलेजर्स बच चुके थे। इस वजह से अभी विलेजर खुश थे, क्योंकि पहले जब वेव्स आती थी तो उनका पूरा गाँव डिस्ट्रॉय हो जाता था। यहाँ पर रेप्टिलिया बहुत उदास थी। वो कह रही थी कि काश वो लोग उसके विलेज को भी इसी तरह से बचा पाते, मगर नाओफिमी यहाँ पर उसके पास आता और अब इसके बाद हम देखते हैं कि अभी उन्होंने एक वेव क्लियर कर ली थी। इस वजह से वहाँ किंगडम के अंदर सेलिब्रेशन हो रहा था। अभी किंग का ध्यान सिर्फ उन्हीं तीनों मेन कैरेक्टर पर था, लेकिन नाओफिमी पर किसी का ध्यान नहीं था। तब यहाँ पर रेप्टिलिया नाओफिमी के लिए एक चीज लाती है खाने को, पर नाओफिमी इसके लिए मना कर देता है। पर रेप्टिलिया उसे जबरदस्ती खिलाने लगती है और उनके बीच में अच्छा सब कुछ चल रहा था। उसी दौरान वहाँ पर मोटोयासु आता और मोटोयासु को यहाँ पर माइनी लेकर आई थी, क्योंकि माइनी ने उससे कहा था कि नाओफिमी ने एक दूसरी लड़की को फंसा लिया है और शायद वो नाओफिमी की असलियत नहीं जानती, इसीलिए हमें उसे आज़ाद कराना चाहिए। अब मोटोयासु वहाँ पर आ जाता और नाओफिमी से कहता है कि वो उससे फाइट करे, लेकिन नाओफिमी ने तुरंत ही फाइट के लिए मना कर दिया था। लेकिन मोटोयासु कहता है कि उसे लड़ना ही होगा। वो चाहता है कि अगर वो जीत गया तो नाओफिमी को रेप्टिलिया को आज़ाद करना होगा। लेकिन नाओफिमी कहता है कि अगर मैं जीता तो क्या। तो इस पर मोटोयासु कहने लगता है कि अगर तुम जीते तो तुम रेप्टिलिया को अपने साथ रख सकते हो। नाओफिमी को ये डील बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो तुरंत ही मना करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इतने में ही किंग के सोल्जर वहाँ रेप्टिलिया को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि नाओफिमी को लड़ना पड़ेगा और अब उनके बीच में लड़ाई शुरू होती है। यहाँ अरीना के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे किंगडम के लोग अभी इस मैच को देखने के लिए आए थे। नाओफिमी और मोटोयासु आपस में लड़ते हैं और हमें पता है कि नाओफिमी तो असल में एक सील्ड मेन कैरेक्टर है, जिसकी वजह से उसके पास कोई वेपन नहीं रह सकता। लेकिन मोटोयासु यहाँ पर एक स्पीयर मेन कैरेक्टर है, इस वजह से उसके पास एक एडवांटेज है। अब ये लड़ाई शुरू होती है। नाओफिमी ने अभी तक एडवेंचर में जितने भी तरह की अपनी शील्ड अनलॉक की थी वो उन सभी का यूज करता है। इस वजह से मोटोयासु को प्रॉब्लम हो रही थी। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि सच में शील्ड मेन कैरेक्टर पावरफुल है, पर अब मोटोयासु अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तभी नाओफिमी अपने वो डीमन डॉग वाली शील्ड को अनलॉक करता है, जिसे उसने 2 हेड डीमन वाले डॉग के ब्लड से अनलॉक किया था। इसके आते ही यहाँ पर मोटोयासु के आसपास एक केज क्रिएट हो गया था, जिसके अंदर बहुत सारी स्लाइम्स थी जो कि मोटोयासु को काटना शुरू कर देती है। इस वजह से उसे दर्द हो रहा था। मोटोयासु जल्दी उससे हार जाता है, लेकिन इतने में ही माइनी वहां से छुपकर हमला करती है और इसकी वजह से यहाँ नाओफिमी नीचे गिर गया था। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मोटोयासु ने नाओफिमी को हरा दिया और फाइनली मोटोयासु को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। नाओफिमी यहाँ पर कह रहा था कि माइनी ने मोटोयासु की मदद की, इसका मतलब उन्होंने चीटिंग की है, पर उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन कोई भी नाओफिमी के पक्ष में कोई भी बात नहीं कर रहा था। ये देखकर नाओफिमी मन में सोचता है कि ये लोग अंधे हैं क्या। वैसे नाओफिमी को इस चीज़ से बहुत बुरा लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ का किंग मोटोयासु को विनर घोषित करता है और उसे अपने पास बुलाता है। उस दौरान नाओफिमी को जानने को मिलता है कि माइनी असल में किंग की बेटी है, इसका मतलब वो इस किंगडम की प्रिंसेस है। अब इस बात से नाओफिमी सब कुछ समझ चुका था कि शुरुआत से ही उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मतलब कि किंग जो कि शील्ड मेन कैरेक्टर को हेट करते हैं, उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी को नाओफिमी की टीम में भेजा, जिससे कि वो नाओफिमी को फंसा सके और सभी के मन में उसके लिए गलत इमेज को क्रिएट कर सके।
और इसी वजह से अभी सब नाओफ्यूमी को हेट करते हैं। मगर नाओफ्यूमी का कहना था कि अगर जब किंग को सील्ड मेन कैरेक्टर पसंद ही नहीं है तो उन्होंने उसे समन ही क्यों किया, और जबकि उसकी कोई गलती नहीं है तो फिर वो उसे हेट क्यों करते हैं। उसे इस चीज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सामने देखता है कि एक जनरल अभी एक खास लिक्विड का यूज कर रहा था रेप्टेलिया की चेस्ट से वो कर्स साइन को हटाने के लिए, और अब रेप्टेलिया के ऊपर से वो कर्स हट भी जाता है। वैसे नाओफ्यूमी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेप्टेलिया के ऊपर कर्स रहे या ना रहे, बस उसे सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ रहा था कि सब उसके साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, जबकि उसने अभी अभी एक विलेज को बचाया है। उसे इस चीज पर बहुत गुस्सा आता है और इसी वजह से उसकी जो अंदर की फीलिंग्स थी वो उसके ऊपर हावी होने लगती है। उसे एक तरफ फील हो रहा था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी को खत्म कर दे, और इसी वजह से अचानक से उसकी सील्ड की एक मिस्टीरियस पावर जिसे कर्स रीच कहा जाता है वो एक्टिवेट हो जाती है। उसी समय वहाँ दूसरी तरफ अभी रेप्टेलिया ने यहाँ मोटोयासु को एक जोरदार चांटा मार दिया था। वो उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे बचाओ, ये बात मैंने तो तुमसे नहीं कही थी। अभी मोटोयासु ये सब बातें सुनकर हैरान था। तभी माइनी आगे आती और रेप्टेलिया की तरफ हाथ आगे बढ़ाती है उसे चांटा मारने के लिए, लेकिन इतने में ही वहाँ पर रेन और इट्सुकी वहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों माइनी को रोक देते हैं और मोटोयासु को सब कुछ सच बताते हैं कि वो हार चुका था, लेकिन माइनी ने उसकी छुपकर मदद की। इस चीज पर माइनी कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, शायद उन्हें कोई भ्रम हुआ होगा। अभी वहाँ ग्राउंड में मतलब कि जो किंगडम के लोग बैठे हुए थे उनमें से कोई कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन उसका सीधा कारण यही है कि वो किंग से डरते हैं, इस वजह से वो कुछ कह नहीं सकते थे। अब यहाँ पर रेप्टेलिया नाओफ्यूमी के पास आती है और कहती है कि भले ही मेरे ऊपर से वो कर्स हट चुका हो, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी स्वॉर्ड हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी आगे भी मॉन्स्टर से लड़ने में और वेव को क्लियर करने में। लेकिन नाओफ्यूमी उसे चुप रहने को कहता है और कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, तुम्हारे ऊपर से कर्स हट चुका है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अब रेप्टेलिया उसके पास आती है। नाओफ्यूमी अभी अपने इमोशंस में खो चुका था, इस वजह से वो सिर्फ एक अंधेरे कमरे में देख रहा था। अभी रेप्टेलिया उसे समझाती है कि माइनी ने नाओफ्यूमी के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन उसे सब पर यकीन नहीं है। पर नाओफ्यूमी कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, और इतना कहते हुए वो शील्ड को निकालने लगता है और कहने लगता है कि ये शील्ड किसी काम की नहीं। पर इस पर रेप्टेलिया कहती है कि नहीं, तुम इसे जितना पावरफुल मानते हो ये उससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है, और इसी की मदद से तुमने उस विलेज को बचाया था। लेकिन वो कहता है कि मुझे किसी भी विलेज को नहीं बचाना था, वो बस अपने आप ही ऐसा हो गया। लेकिन रेप्टेलिया उसे गले लगाकर कहती है कि वो ऐसा नहीं है, वो सबकी बातों में आ रहा है। और दूसरी बात ये कि वो अब नाओफ्यूमी को खुद से भी ज्यादा अच्छे से समझने लगी थी। अब यही चीज नाओफ्यूमी को असल में सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसके जो इमोशंस थे वो उसके ऊपर काबू नहीं कर पाते। और नाओफ्यूमी को फाइनली रियलाइजेशन होता है कि यही सेम वर्ड रेप्टेलिया ने वेव शुरू होने से पहले कहे थे, लेकिन उसने उसकी बातों पर तब ध्यान नहीं दिया था। अब जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि रेप्टेलिया की एज अब बढ़ चुकी है। ये देखकर वो हैरान था, असल में पहले उसने ये चीज नोटिस नहीं की थी। इधर हम मोटोयासु को देखते हैं, जो कि अभी नाओफ्यूमी और रेप्टेलिया को देखकर ये सोच रहा था कि शायद रेप्टेलिया अभी भी किसी स्पेल के अंदर है। वो सोचता है कि उसे रेप्टेलिया को आजाद कराना चाहिए, पर तभी रेन और इट्सुकी उससे कहते हैं कि या तो वो अंधा है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है, जो उसको अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई। अब इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर नाओफ्यूमी रेप्टेलिया से पूछ रहा था कि उसकी एज इतनी स्पीड से कैसे बढ़ गई और उसने ये चीज नोटिस ही नहीं की। तो इस पर रेप्टेलिया कहने लगती है कि असल में उनके क्लैन में ही ये खासियत है, वो नॉर्मल ह्यूमन से अलग हैं। इस वजह से उनके यहाँ जो बेबी डेमी ह्यूमंस होते हैं उनकी उम्र नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़ती है, करीबन 4 गुना तेजी से। अब उसी दिन हम देखते हैं कि किंग ने चारों हीरोज को अपने पास बुलाया था। यहाँ पर वो सभी को रिवॉर्ड दे रहे थे क्योंकि उन्होंने अभी करेंटली फर्स्ट वेव को क्लियर कर दिया था। यहाँ पर वो मोटोयासु को 4000 कॉइन्स देते हैं और वहीं रेन और इट्सुकी को 3-3000 कॉइन्स दिए जाते हैं। अब जब नाओफ्यूमी की बारी आती है तो उसे सिर्फ 500 ही कॉइन मिलते हैं, लेकिन उस पर भी किंग मना करते हुए कहते हैं कि नाओफ्यूमी मोटोयासु से हार गया था, इस वजह से उसे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। नाओफ्यूमी को इस चीज पर बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ रेन और इट्सुकी कहने लगते हैं कि नाओफ्यूमी हारा नहीं था, माइनी ने चीटिंग की थी। लेकिन माइनी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, और किंग जो कि उसके फादर हैं वो भी इस बात को मान नहीं रहे थे और कह रहे थे कि ये सब फालतू की बातें हैं। हम सभी ने देखा कि नाओफ्यूमी हार गया। अब नाओफ्यूमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और वो आगे बढ़ने लगता है, पर तभी रेप्टेलिया उसे रोक देती है और यहाँ से चलने को कहती है। वो उसकी बात मान लेता और वो लोग वहाँ से वापस लौट आते हैं। इसके बाद अब वो उसी मिस्टीरियस मर्चेंट के पास आए थे जहाँ पर नाओफ्यूमी को रेप्टेलिया मिली थी। अभी वो उस मर्चेंट से वही कर्स साइन को फिर से बनाने को कहता है। ऐसा वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि अगर रेप्टेलिया के ऊपर कर्स का साइन होगा तो उसके लेवल, स्टेटस और पावर के बारे में नाओफ्यूमी को अपने स्क्रीन पर दिखता रहेगा। अब मर्चेंट वो कर्स साइन बना देता है, तभी नाओफ्यूमी और रेप्टेलिया की नज़र पास में ही रखे कुछ एग्स पर जाती है। ये कुछ खास तरह के एग्स थे।
नाओफिमी इनके बारे में पूछता है तो रेप्टिलिया बताती है कि ये नॉर्मल एग्स नहीं है, बल्कि इनके अंदर से वो बर्ड्स निकलती है जिन्हें हमने किंगडम के अंदर देखा था। नाओफिमी पहले भी उन बर्ड्स को देख चुका है। वो बर्ड्स असल में सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए यूज में आती है, इसीलिए अब वो भी उन्हें खरीदने का सोच रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाओफिमी अभी एक मेडिसिन वाली दुकान पर आया था जहाँ से वो एक बुक खरीदता है जिसमें कई तरह की हर्ब्स के बारे में लिखा हुआ था। उसे ये बुक फ्री में मिल जाती है क्योंकि वहाँ का जो ऑनर था उसका रिलेटिव वहाँ उस विलेज में रहता था जहाँ पर अभी वो वेव आई थी, और उसे पता चल चुका था कि शील्ड हीरो ने ही खास करके उनके विलेज को बचाया है। इस वजह से वो उसे बुक फ्री में ही दे रहा था। नाओफिमी जब उस बुक को देखता है तो उसे उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसकी लैंग्वेज अलग थी। इसके बाद जब वो वहाँ से लौट कर जा रहा था तभी उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है। वो उसे एक ग्रिम वॉर देती है और कहती है कि उनका भी रिलेटिव उसी विलेज में रहता था। ये ग्रिम वॉर नाओफिमी को बहुत ही हेल्प कर सकता है उसकी पावर को बढ़ाने में, क्योंकि इसके अंदर कई तरह के मैजिक स्पेल्स लिखे हुए थे। नाओफिमी थैंक यू कहकर उसे ले लेता है, लेकिन बाद में वो देखता है कि उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसमें अभी वही दूसरी बुक की तरह लैंग्वेज लिखी हुई थी जो कि उसे आती नहीं थी। अब रेप्टिलिया उससे कहती है कि हम साथ मिलकर इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें अच्छा खासा समय मिल चुका है, क्योंकि अगली वेव आने में अभी कुछ मंथ बाकी है। इसके बाद नाओफिमी फैसला करता है कि वो इस लैंग्वेज को सीखेगा और आज वो उसी गांव में रुकेंगे, मतलब इसी किंगडम में रुकेंगे। अब उस दिन के लिए वो वहां पर रुक गए थे, लेकिन अगले ही दिन हम देखते हैं कि उन्होंने जो एग खरीदा था वो हैच करता है, मतलब ब्रेक करता है, और उसके अंदर से एक ड्रैगन टाइप का बर्ड बाहर निकल कर आती है। अभी ये बर्ड अचानक से चलने भी लगी थी और ये बहुत ही ज्यादा क्यूट भी थी, इसीलिए नाओफिमी इसका नाम फीलो रखता है। और उस बर्ड का साइज भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। सिर्फ एक ही हफ्ते में ये अपने साइज से कई गुना बढ़ जाती है। ये देखकर नाओफिमी बहुत खुश था क्योंकि अब वो उनकी मदद कर सकती है। वैसे अभी तक नाओफिमी और रेप्टिलिया ने उस विलेज को छोड़ा नहीं था। तभी उस विलेज में एक और हीरो की एंट्री होती है जो कि असल में मोटोयासु था। उसके साथ यहाँ पर माइनी भी आई हुई थी। वो सभी गांव वालों को बताते हैं कि किंग की तरफ से ये ऑर्डर है कि मोटोयासु अब से उनका नया लॉर्ड होगा, मतलब कि किंग तो नहीं पर इस गांव का किंग कह सकते हैं, और यहाँ के जो भी डिसीजन है वो मोटोयासु ही लेगा। गांव वालों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब माइनी कहने लगती है कि विलेज को डेवलप करने के लिए हम टैक्सेस लगा रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर जाता है या अंदर आता है तो भी उसे टैक्स देना होगा, और साथ ही साथ गांव में रहते हुए भी उसे कुछ अच्छा खासा टैक्स देना होगा। इस पर गांव के लोग गुस्सा करते हैं क्योंकि उनके पास 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नसीब नहीं होती, लेकिन माइनी मानने को तैयार नहीं थी। अब नाओफिमी इस बात के खिलाफ था। वो आगे आता है, पर तभी अचानक से कुछ और लोग वहां पर आते हैं और माइनी को एक स्क्रोल देते हैं। वो स्क्रोल पकड़ती है और गुस्से में नाओफिमी को चैलेंज करते हुए कहती है कि हम एक रेस लगाएंगे और जो भी उस रेस में जीता ये गाँव उसका। सभी गाँव वाले अभी नाओफिमी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो रेस करे, लेकिन वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। पर इस तरफ हम देखते हैं कि फीलो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इस वजह से नाओफिमी को भी हाँ करनी पड़ती है, और अब ये रेस स्टार्ट होती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि नाओफिमी और फीलो दोनों ही आगे निकल रहे थे, जिस वजह से अभी माइनी को गुस्सा आता और वो अपने ही सोल्जर से कुछ मैजिक स्पेल का यूज करने को कहती है। उसके सोल्जर कई तरह के स्पेल क्रिएट करते हैं, जैसे कि पहले उन्होंने एक हॉल क्रिएट किया था जिसकी वजह से फीलो और नाओफिमी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन फिर फीलो और भी ज्यादा मोटिवेशन के साथ खड़ा होता और फिर से मोटोयासु को पीछे छोड़ने लगता है। ये देखते हुए अब माइनी के सोल्जर नाओफिमी की स्पीड स्लो कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर उन्होंने मोटोयासु की स्पीड को भी बढ़ा दिया था, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि नाओफिमी और फीलो हार नहीं मानते। नाओफिमी अपनी शील्ड पावर से वहाँ पर स्पिरिचुअल शील्ड क्रिएट कर रहा था उन गड्ढों के ऊपर, जिसकी वजह से अब वो गड्ढे भी उसे गिरा नहीं पा रहे थे, और लास्ट में अब जीत नाओफिमी की ही होती है। ये देखकर माइनी और मोटोयासु दोनों ही हैरान थे, पर माइनी कहती है कि उसने चीटिंग की है क्योंकि जब वो रेस जीता था तभी अचानक से फीलो का साइज पहले से भी डबल हो चुका था। माइनी कह रही थी कि तुमने जरूर किसी स्पेल का इस्तेमाल किया है। तभी वहाँ पर मिस्टीरियस आदमी आते हैं जिन्होंने अभी अभी माइनी को वो स्क्रोल दिया था। वो कहते हैं कि सच में यहाँ किसी ने मैजिक यूज किया था। माइनी कहने लगती है कि ये काम नाओफिमी का है, पर वो कहते हैं कि नहीं, उसने सिर्फ सपोर्टिव और हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया था। चीटिंग तो माइनी और मोटोयासु ने की है। ये सुनकर वो समझ गई थी कि अब वो यहाँ पर कुछ कह नहीं सकती। इस वजह से वो कहने लगती है कि हमें ये विलेज नहीं चाहिए, वैसे भी ये खराब है। और इसके बाद वो और मोटोयासु वहाँ से चले जाते हैं। अभी गांव वाले नाओफिमी को थैंक यू कह रहे थे, लेकिन नाओफिमी कहता है कि मैंने आपके गाँव को बचाया है, मुझे रिवॉर्ड चाहिए। गाँव वाले कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम आपको कुछ दे सके, जिस पर नाओफिमी कहने लगता है कि मुझे पैसे वगैरह नहीं चाहिए। अब वो सोच रहे थे कि नाओफिमी को क्या दे, तभी फीलो को वहाँ पर रखी एक बगी दिखाई देती है जो कि उसे अच्छी लगती है, जिस वजह से वो उसी की डिमांड करती है और गांव वाले भी वो बगी उन्हें दे देते हैं।
अब वो लोग वहां से निकल चुके थे। रास्ते में नाओफ्यूमी सोच रहा था कि उसके पास वो टोकन है जिससे वो किसी भी विलेज में जा सकता है बिना विलेज की फीस दिए। मतलब वहाँ पर हर विलेज में एंट्री के लिए कुछ पैसे लगते हैं, लेकिन नाओफ्यूमी असल में एक हीरो है, इस वजह से उसे पैसे नहीं देने होंगे। इसीलिए अगर वो चाहे तो अपने बगी में बिठाकर लोगों को ट्रैवल करा सकता है और उनसे पैसे लेकर वो कुछ पैसे भी कमा सकता है। अब तभी हम देखते हैं कि रेप्टिलिया की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है, क्योंकि वो पहली बार बगी में बैठी थी, इसीलिए अभी उसे उसकी आदत नहीं है। अब वैसे भी रात हो चुकी थी, इस वजह से वो वहीं जंगल में रुकने का फैसला करते हैं। नाओफ्यूमी अभी सो रहा था, तभी फिलो उसके पास आती है। अब जब सुबह नाओफ्यूमी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास में एक बच्ची सो रही है। ये देखकर वो पहले तो हैरान था, पर बाद में उसे जानने को मिलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि फिलो है। इसके बाद वो लोग आते हैं ब्लैक स्मिथ के पास, जहाँ पर वो अभी फिलो के लिए कुछ क्लॉथ लेने के लिए आए थे, क्योंकि वो जब भी अपना रूप बदलती है तो उसके कपड़े फट जाते हैं। अभी ब्लैक स्मिथ को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर फिलो अपना बर्ड वाला रूप बनाकर दिखाती है और वो लोग उसे बताते हैं कि वो मर्चेंट के पास गए थे और वो लोग उसे बताते हैं कि फिलो उसकी स्पीसीज की एक खास तरह की बर्ड है जो कि ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकती है। और साथ ही उन्होंने एक और स्पेल फिलो के ऊपर क्रिएट किया था, जिससे कि अब वो नाओफ्यूमी के साथ कनेक्ट हो चुकी है, बिल्कुल रेप्टिलिया की ही तरह। यहाँ पर वो अभी ब्लैक स्मिथ के पास कपड़े लेने आए थे, लेकिन ब्लैक स्मिथ बताता है कि उसके पास इस तरह के मैजिकल क्लॉथ नहीं है। वो अपने एक दूसरे टेलर के पास जाने को कहता है। अगले सीन में वो लोग उस टेलर के पास आ चुके थे, जहाँ पर आने के बाद वो टेलर गर्ल बताती है कि मैं इसके लिए कपड़े सिल सकती हूँ, पर मुझे मैजिकल थ्रेड की जरूरत पड़ेगी। अब मैजिकल थ्रेड के लिए उन्हें एक दूसरी शॉप पर आना पड़ता है, जहाँ पर जो लेडी मैजिकल थ्रेड बेचती है वो बताती है कि उसके पास अभी मैजिकल थ्रेड है ही नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो उसे अवेलेबल करा सकती है, इसीलिए उन्हें कुछ दिन के लिए रुकना होगा। अब नाओफ्यूमी, रेप्टिलिया और फिलो इस विलेज में ज़्यादा समय तक रुक नहीं सकते थे, इस वजह से वो कहते हैं कि हम फिर वापस आएंगे और वहाँ से वो चले जाते हैं। अभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि भागते हुए अपने गाँव की तरफ लौट रहा था। नाओफ्यूमी को यही सही मौका दिखता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गाँव तक छोड़ दूंगा, मुझे बस एक कॉइन दे देना। अब इस पर वो आदमी कहने लगता है कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और उसकी मदर की तबीयत बहुत खराब है और इसीलिए उसे जल्दी से जल्दी अपने विलेज पहुंचना है। नाओफ्यूमी उससे कहता है कि ठीक है, तू मुझे कुछ खाना वगैरह दे देना, और उसको बिठा लेता है। और अभी स्पीड बढ़ाने के लिए वो बगी को वहीं पर छोड़ देता है। अभी वो फिलो के ऊपर ही बैठकर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें गांव वाले रोकते हैं, मतलब गांव के बाहर जो लोग खड़े थे वो रोकते हैं, लेकिन नाओफ्यूमी उन्हें वो टोकन दिखा देता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि नाओफ्यूमी असल में एक हीरो है। इसके बाद वो सीधा उस आदमी के घर पर पहुंच चुका था, जहां पर अभी वो आदमी अपनी मदर के लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रहा था। उसी समय नाओफ्यूमी उस मेडिसिन को अपने शील्ड के साथ रिफाइन करते हुए उसकी पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो मेडिसिन अब कई गुना ज्यादा असरदार हो चुकी थी। उसके असर से उस आदमी की मदर बिल्कुल एक बार में ही ठीक हो जाती है। ये देखकर वो आदमी भी हैरान था। बाद में जब नाओफ्यूमी वहाँ से लौट रहा था, तब वो आदमी उसे बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे देता है। वैसे वो आदमी उससे पूछता है कि आखिर उसने किस तरह के स्पेल का यूज किया, लेकिन यहाँ पर नाओफ्यूमी उसे ज्यादा कुछ बताता नहीं और वहाँ से वापस आ जाता है। अब रोज उसका ये नया धंधा सही तरीके से चल रहा था। वो यहाँ से वहाँ हर गाँव वालों को ट्रैवल करा रहा था और लोगों को लिफ्ट दे रहा था, जिससे उसे ठीक ठाक पैसे भी मिल रहे थे। एक दिन उसकी गाड़ी में एक और आदमी बैठता है और वो आदमी असल में खुद भी एक मर्चेंट था। यहाँ पर वो नाओफ्यूमी की तारीफ कर रहा था, क्योंकि उसने उसके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है। अब तभी रास्ते में उन्हें कुछ लुटेरे मिलते हैं जो कि उनका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि इन लोगों के पास जो भी है वो उन्हें दे दे। पर ये देखते ही नाओफ्यूमी नीचे आता है लड़ने के लिए, पर उससे पहले रेप्टिलिया वहाँ सामने आ जाती है और वो अभी उनसे फाइट करती है। पर इससे पहले ही फिलो यहाँ पर अपने एक टोर्नेडो स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लुटेरों को हरा देती है और बाद में वो लोग उन्हें बांध लेते हैं। अभी नाओफ्यूमी सोच रहा था कि वो इनका क्या करे, तभी वो मर्चेंट आदमी कहता है कि हमें इन्हें लोकल सोल्जर को दे देना चाहिए, जिससे इन्हें सजा मिलेगी। नाओफ्यूमी के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन अब वो लुटेरे हंसने लगे थे और कहने लगे थे कि हाँ बिल्कुल, हम वहाँ से जल्दी आज़ाद हो जाएंगे। वैसे भी नाओफ्यूमी की इमेज बहुत खराब है और इससे कोई भी उसे हीरो नहीं समझने वाला। अब इस बात पर नाओफ्यूमी को गुस्सा आता और वो अपना प्लान बदल लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी वो लुटेरे जहाँ पर रह रहे थे वहाँ उनका सारा ट्रेजर रखा हुआ था, जो कि उन्होंने बाकी लोगों से लूटा है। नाओफ्यूमी उनसे वही ट्रेजर ले रहा था। यहाँ पर रेप्टिलिया कह रहे थे कि हम चोर के घर में चोरी कर रहे हैं। वैसे वो मर्चेंट आदमी कहता है कि ये गलत नहीं है, नाओफ्यूमी बिल्कुल सही कर रहा है। तभी नाओफ्यूमी उससे कहने लगता है कि तुम्हारी अच्छी बातें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, मैंने तुम्हें लुटेरों से बचाया, इस वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना होगा। वो मर्चेंट कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कॉइन से भी ज़्यादा कीमती चीज़ दूंगा, जो कि मेरी नॉलेज है। इसके बाद वो उसे अपने घर पर ले आया था, जहाँ पर वो नाओफ्यूमी को जेम्स स्टोन के बारे में नॉलेज देता है, जिसकी वजह से अब नाओफ्यूमी भी जेम्स स्टोन को क्रिएट कर सकता था
और उन्हें रिफाइन कर सकता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे नॉलेज लेते लेते वो मर्चेंट बीच में घुल मिल गया था, जहाँ पर उसे कई तरह की न्यूज़ मिलती है। पहले उसे जानने को मिलता है कि मोटोयासु ने अभी अभी लेटेस्ट एक नए गांव को बचाया है जो कि भूख से तड़प रहा था। उनकी फसल ग्रो नहीं कर रही थी, लेकिन मोटोयासु ने एक ऐसी फसल ढूंढी जो कि किसी भी मौसम में ग्रो कर सकती है। लेकिन नाओफ्यूमी जानता था कि ये बात गलत है। माइनी असल में एक प्रिंसेस है, इस वजह से किंग को ये कहीं से मिली होगी और उसका क्रेडिट उन्होंने मोटोयासु को दे दिया उसे एक हीरो बनाने के लिए। अब इसके बाद उसे जानने को मिलता है कि रेन अभी बड़े बड़े खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ रहा है, खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए और अगली वेव की तैयारी करने के लिए। इसके बाद उसे इत्सुकी के बारे में जानने को मिलता है कि वो अचानक से कहीं गायब हो चुका है। उन्हें लास्ट न्यूज ये मिली थी कि वो एक मिस्टीरियस पावरफुल डंजन के अंदर गया है, लेकिन उसके बाद से उन्हें कुछ ज्यादा न्यूज नहीं मिली। अब इतनी जानकारी और इतनी नॉलेज नाओफ्यूमी के लिए बहुत थी। वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता और सबसे पहले उस मर्चेंट आदमी को थैंक यू कहता है। अब वो मर्चेंट आदमी यहाँ नाओफ्यूमी को एक लेटर देते हुए कहता है कि वो पास के ही माइन की तरफ जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर मर्चेंट आदमी का एक दोस्त रहता है जो कि उसे कुछ जेम्स स्टोन प्रोवाइड करा सकता है। नाओफ्यूमी तुरंत ही वहाँ पर पहुँचता है और उस आदमी से मिलता है। वो आदमी कहता है कि ठीक है, हम अभी भी माइनिंग कर रहे हैं, अगर तुम्हें कोई सा भी जेम्स स्टोन चाहिए हो तो तुम अपनी मर्जी से उसे फ्री में ले सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उस लेडी को अपने साथ ले आया था जिससे वो फिलो की ड्रेस के लिए वो मैजिकल थ्रेड खरीदने वाले थे। अब जो वो मैजिकल थ्रेड है वो भी इसी तरह के एक जेम्स स्टोन से बनते हैं, इसीलिए वो लेडी को अपने साथ लाए थे जिससे कि वो उस स्टोन को पहचान सके। वो लोग उस माइन के अंदर आते हैं, जहाँ पर अंदर आने के बाद उन्हें एक बॉक्स दिखता है जो कि खाली था। तभी फिलो एक दूसरी डायरेक्शन में पॉइंट करती है, जिसके बाद वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आने के बाद फिलो डर रही थी, लेकिन नाओफ्यूमी फिर भी इस जर्नी को कंटिन्यू रखता है और आगे आता है। अब कुछ दूर आने के बाद उन्हें बहुत सारे जेम्स स्टोन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मॉन्स्टर सो रहा था जो कि बहुत खतरनाक भी दिख रहा था। इस वजह से वो लोग पहले कोशिश करते हैं कि वो मॉन्स्टर जागे ना, लेकिन फिर भी वो जाग जाता है और हमला करने लगता है। अभी रेप्टेलिया भी उस पर अटैक करती है और फिलो भी अटैक करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। साथ ही वो ओल्ड लेडी भी यहाँ भी अपने फायर स्पेल की मदद से उस मॉन्स्टर पर हमला कर रही थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहाँ पर नाओफ्यूमी की तरफ हमला करने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी शील्ड की मदद से उसे रोक लेता है। इसके बाद अभी रेप्टिलिया बिल्कुल चुपचाप उस बीस्ट के पीछे आते हुए उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन वो बीस्ट बिल्कुल बारीक आवाज को भी ध्यान से सुन सकता था। इसी वजह से वो रेप्टिलिया के अटैक को रोक लेता है, जिससे रेप्टिलिया भी इंजर्ड हो जाती है। पर इसके बाद अब नाओफ्यूमी समझ चुका था कि इस बीस्ट को साउंड कुछ ज्यादा ही बारीक सुनाई देता है, और इसी वजह से अब वो अपनी न्यू स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एक साउंड वेव क्रिएट होती है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंस थी, और इसके कारण वहाँ वो बीस्ट उसे सह नहीं पाता और वहीं पर मारा जाता है। अब उन्हें वो क्रिस्टल भी मिल चुके थे। इसके बाद फिलो अब उन्हें रिफाइन करते हुए उनमें से कुछ थ्रेड बनाना शुरू करती है। उन थ्रेड को वो इसीलिए बना रही थी क्योंकि उसे वो अपनी माना यानी कि एनर्जी की मदद से बनाना है, जिससे कि वो क्लॉथ्स भी उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट रहेंगे। और फाइनली कुछ देर के बाद वो थ्रेड्स को क्रिएट कर लेती है। इसके बाद वो उसी टेलर लेडी के पास जाते हैं, जहाँ वो टेलर लेडी बहुत ही जल्दी वो क्लॉथ्स क्रिएट कर देती है। अभी फिलो को भी वो क्लॉथ पसंद आए थे, मगर नाओफ्यूमी तो इस बात पर ज़्यादा खुश था कि अब उसे और ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद अब वो वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू करने वाले थे। तभी वो मर्चेंट आदमी नाओफ्यूमी को एक टास्क देता है। वो उसे बहुत सारे मेडिसिन देता है और एक विलेज में जाने को कहता है। जब नाओफ्यूमी वहाँ उस विलेज में पहुँचता है तो वहाँ पर जाकर उसे जानने को मिलता है कि इस विलेज के ऊपर कुछ डीमन ट्री ने हमला कर दिया। असल में उस ट्री का कोर पॉइंट सिर्फ एक ही है, जो कि एक अजीब से बीज की मदद से उगा है। उसे रोकने के लिए कई सारे एडवेंचरर पहले भी जंगल में जा चुके हैं, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। अब नाओफ्यूमी पहले तो फिलो को भेजकर उन सभी एडवेंचर्स को बचाता है। जब फिलो नाओफ्यूमी से कहती है कि आखिर ये लोग वहाँ पर करने ही क्या गए थे, जब ये उस ट्री को हरा ही नहीं सकते, तो उसे बोलता हुआ देखकर वो विलेजर समझ जाते हैं कि नाओफ्यूमी वही सील्ड हीरो है जिसके बारे में उन्होंने सुना था। ये सुनकर अब वो नाओफ्यूमी से कहने लगते हैं कि वो उनकी जान बचाए, क्योंकि इस ट्री के यहाँ पर होने की वजह से गांव के और भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। नाओफ्यूमी पहले तो उन्हें दवाई देता है जो कि वो अपने साथ लाया था, बल्कि वो उस दवाई को रिफाइन करके देता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर रही थी। इसके बाद अब गांव वाले उसे अच्छा खासा पैसा देने वाले थे उस डीमन ट्री को खत्म करने के लिए। इस वजह से वो डीमन ट्री के कोर के पास आ जाता है। वो ट्री खतरनाक था, लेकिन लड़ते वक्त नाओफ्यूमी को आइडिया आता है, और जो दवाई उसने गांव वालों को दी थी वो उस दवाई को डीमन ट्री के कोर पॉइंट पर डाल देता है, जिसकी वजह से वो डीमन ट्री वहीं पर सूख जाता है। अब वो डीमन ट्री ज़्यादा तबाही ना करे फ्यूचर में, इसीलिए वो लोग उसकी जो फल थे जिनके अंदर और भी बीज हो सकते हैं उन्हें तोड़ लेते हैं।
नाओफिमी उन्हें भी रिफाइन करता और गांव वालों को बेचने की कोशिश करता है, पर गांव वाले डरे हुए थे, इस वजह से वो उसे नहीं रखते। अब गांव के ऊपर से खतरा हट चुका था, इस वजह से नाओफिमी वहां से निकलने का फैसला करता है। अब उसे उस मर्चेंट आदमी से एक और नया टास्क मिल गया था, जिसके लिए उसे एक दूसरी जगह पर जाना था जहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो उस टास्क को कंप्लीट करता है और फिर वो कुछ टाइम वहाँ रुकने का फैसला भी करते हैं। अभी जब वो वहाँ पर रुके हुए थे तो हम देखते हैं कि रेप्टेलिया को फिलो से थोड़ी सी जलन होने लगी थी, क्योंकि वो नाओफिमी के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम से रह रही है और उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे होते जा रहे थे। हालांकि उसे जलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसे जलन होती है। वो फैसला करती है कि वो नाओफिमी के लिए कुछ करेगी। उसे कुछ लोगों से जानने को मिलता है कि एक खास तरीके का मेटल है जो कि बहुत ही रेयर होता है, और उसे ये भी खबर मिलती है कि पास में ही एक बर्ड का घोंसला है और उस बर्ड के पास उन्हें वो मेटल मिल सकता है। इस वजह से रात के टाइम रेप्टेलिया तुरंत ही वहां पर चली जाती है, लेकिन आधे ही रास्ते में पहुंचकर उसे पता चलता है कि फिलो भी उसका पीछा कर रही थी, क्योंकि उसे भी वही मेटल नाओफिमी को देना था। रेप्टेलिया ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो फिलो को भगा भी नहीं सकती। वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं, जिस दौरान फिलो गलती से खाई में गिरने वाली थी, लेकिन फिर रेप्टेलिया उसे बचा लेती है। अब जब वो उस बर्ड के पास पहुंचते हैं तभी हम देखते हैं कि एक और वहां पर राइनो मॉन्स्टर टाइप का बीस्ट उनकी तरफ आगे बढ़ता है और उस बर्ड के घोंसले को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से अब उन्हें वो मेटल नहीं मिल सकता था। इस वजह से वो उसी बीस्ट को खत्म करके वहां से ले आती है। वो उसे सेल करती है और उन्हें एक दूसरा हथौड़ा मिलता है, जिससे कि नाओफिमी आगे चलकर अपने इक्विपमेंट आसानी से बना पाएगा। इसीलिए वो नाओफिमी को वही गिफ्ट में दे देती है। अगले टास्क के लिए उन्हें फिर से एक विलेज में जाना था, जहां उन्हें बहुत सारी मेडिसिन सप्लाई करनी थी। अब जब वो उस गांव में पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचकर उन्हें जानने को मिलता है कि पूरे गांव में सभी की तबीयत बहुत खराब है। अभी वो सभी लोग नाओफिमी को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि वो उसे पहचान गए थे कि ये वही है जिसने अभी अभी कुछ और भी गाँव को इस तरह के खतरनाक बीमारी से बचाया है। नाओफिमी उन्हें वो दवाई देता है रिफाइन करके, जिसके लिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करता है। इसके बाद उसे जानने को मिलता है कि असल में ये बीमारी एक ड्रैगन की वजह से फैल रही है, जो अभी अभी यहाँ गांव के कुछ दूर पर अपीयर हुआ है, और उसके अंदर जो पॉइजन गैस है उसी की वजह से गांव वाले बीमार पड़ रहे हैं। नाओफिमी उन्हें कितनी भी दवाई क्यों ना दे दे, पर यह बीमारी परमानेंटली नहीं खत्म हो सकती जब तक कि वो ड्रैगन मारा ना जाए। इसी वजह से वो वहाँ जाने का फैसला करता है। अब वहाँ पर पहुँचकर जब वो उस ड्रैगन से लड़ रहा था तो वो उस ड्रैगन को बहुत ही आसानी से हरा देता है, पर हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ने खुद की बॉडी को फिर से रिकवर कर लिया था। अब नाओफिमी ये बात समझ चुका था कि इस ड्रैगन को हराना इतना आसान नहीं, और वैसे भी वो वहाँ पर बिना किसी प्लान के आए हैं। इस वजह से वो वापस लौटने का फैसला करता है, लेकिन अभी यहाँ फिलो उस ड्रैगन से लड़ रही थी। वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती है, पर वो ड्रैगन भी उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। नाओफिमी फिलो से कहता है कि हमें चलना चाहिए, जिस पर फिलो तैयार थी, पर इतने में ही वो ड्रैगन आगे बढ़कर फिलो को खा जाता है। ये देखकर नाओफिमी और रेप्टेलिया दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान थे। नाओफिमी को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और इसी गुस्से की वजह से उसके अंदर की फीलिंग्स फिर से उसके ऊपर हावी होने लगती है, और साथ ही उसे इस वर्ल्ड में आने के बाद जिन जिन बुरी चीजों का सामना करना पड़ा वो सभी उसे याद आने लगते हैं। इसी कारण से उसका कर्स सीरीज फिर से एक्टिवेट हो जाता है और हमें उसकी पावर देखने को मिलती है। यहाँ पर उसकी शील्ड के अंदर जितनी भी स्किल्स थी वो सारी स्किल्स डार्क सर्कल में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और धीरे धीरे वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा था। वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन रेप्टेलिया उसे बचाने के लिए आगे आती है, पर तभी अचानक से उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो कि रेप्टेलिया को पीछे हटा देती है। और तभी अचानक से उस ड्रैगन ने नाओफिमी के ऊपर अपना पैर रख दिया था। रेप्टेलिया को लगता है कि नाओफिमी उससे बच नहीं पाया, लेकिन उसने पहले ही अपनी पावर से उसके पैर को रोक लिया था। यहाँ पर नाओफिमी की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, पर उसी समय वो ड्रैगन अपनी पॉइजनस गैस को रिलीज करता है, जिस वजह से यहाँ इस तरफ रेप्टेलिया के अंदर पॉइजन फैल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। नाओफिमी ये देखकर हैरान था। वो उस ड्रैगन को हटाते हुए रेप्टेलिया के पास आता है, लेकिन रेप्टेलिया के अंदर पॉइजन फैल चुका था, इस वजह से वो होश में नहीं आ पा रही थी, और अब वो ड्रैगन फिर से उनकी तरफ हमला करने वाला था। पर इतने में ही अचानक से वो चिल्लाकर नीचे गिर जाता और मारा जाता है। ये देखकर नाओफिमी हैरान था कि इसे किसने मारा, पर तभी वो रेप्टेलिया की तरफ देखता है जो कि फिर से नीचे गिर गई थी। वो उसे उठा रहा था और हील करने की कोशिश भी कर रहा था, पर उसकी हीलिंग पावर ज़्यादा काम नहीं कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि उस ड्रैगन की बेली के अंदर से फिलो बाहर निकल कर आती है। वो बताती है कि उसने उस ड्रैगन की कोर को खत्म कर दिया, जो कि असल में एक क्रिस्टल था, जिसकी वजह से वो ड्रैगन खुद ही मारा गया। तो नाओफिमी उससे पूछता है कि वो क्रिस्टल कहाँ पर है, जिस पर फिलो कहती है कि वो मेरे पेट में है। असल में फिलो ने उसे खा लिया था। अब नाओफिमी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और तुरंत ही उस ड्रैगन की बॉडी को बर्न करके रेप्टेलिया को गाँव की तरफ ले आता है।
जहाँ आकर वो सभी को बताता है कि वो ड्रैगन मारा जा चुका है। इस वजह से अभी गांव वाले बहुत खुश थे और उसे अच्छे खासे पैसे दे रहे थे। पर नाओफिमी कहता है कि इन पैसों को वो रेप्टेलिया के इलाज में लगाए और रेप्टेलिया को ठीक करे। डॉक्टर बताते हैं कि वो रेप्टेलिया को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें खुद इस बीमारी का अच्छी तरह से इलाज नहीं पता। नाओफिमी कहता है कि ठीक है, और वैसे भी नाओफिमी जानता था कि अगर वो दवाई को रिफाइन करके दे तो शायद धीरे धीरे रेप्टेलिया ठीक हो जाएगी। इसी वजह से वो बाद में उस पैसे को ले लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। हम देखते हैं कि बाद में फिलो ने नाओफिमी को एक क्रिस्टल दिया था जो कि उसे उस ड्रैगन के अंदर ही मिला था। इस क्रिस्टल को नाओफिमी अपनी शील्ड में अब्जॉर्ब कर लेता है अपने न्यू पावर के लिए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी जो कर्स सीरीज है उसने जब उसका इस्तेमाल किया था तो उसी की वजह से रेप्टेलिया डैमेज हुई, क्योंकि अगर वो उसका यूज ना करता और होश में होता तो वो उस पॉइजन से रेप्टेलिया को बचा सकता था। इसी वजह से अब वो रेप्टेलिया से माफ़ी मांगने लगता है। अब बाद में जब वो वही जंगल की तरफ घूम रहे थे तभी उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि बच्ची थी, लेकिन नाओफिमी उसे देखकर समझ गया था कि ये किसी नोबल फैमिली से है। इस लड़की का नाम मेल्टी है और ये यहाँ पर अभी फिलो को देखकर बहुत खुश थी क्योंकि इसे फिलो की स्पीसीज वाली बर्ड से मिलना था, और ये जानकर बहुत खुश होती है कि फिलो बोल भी सकती है। फिलो अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आती है तो मेल्टी और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। बाद में हम देखते हैं कि वो उसी गांव में लौटकर बाकी के जो लोग थे उन्हें भी मेडिसिन देते हैं और इसके बाद वहां से निकलने लगते हैं। अभी मेल्टी भी उनके साथ थी क्योंकि रात के टाइम उसने नाओफिमी से रिक्वेस्ट की थी कि उसे उस किंगडम में छोड़ दे क्योंकि वो असल में किंग की दूसरी बेटी है। ये सुनकर नाओफिमी हैरान था और ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मेल्टी उसे अच्छे खासे पैसे देने का प्रॉमिस करती है। अब नाओफिमी इस बात पर मान गया था, जिसके बाद वो वापस से किंगडम की तरफ लौट आते हैं। किंगडम की तरफ लौटते वक्त रास्ते में नाओफिमी नोटिस करता है कि रेप्टेलिया की हालत अभी भी खराब है। उसके ऊपर उस पॉइजन का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वैसे अब वो वापस से किंगडम में पहुंच चुके थे, जहां पर आने के बाद अभी नाओफिमी फिलो को मेल्टी के साथ भेज देता है किंगडम की तरफ, जिससे कि मेल्टी ने जो प्रॉमिस किया था उसे पैसे देने का, वो प्रॉमिस वो पूरा कर सके और इससे नाओफिमी भी किसी की नज़र में नहीं आएगा। अब जब फिलो और मेल्टी वहां से चले गए थे तो इसके बाद नाओफिमी रेप्टेलिया को लेकर एक चर्च में आता है, जहां पर आने के बाद वो पहले तो देखता है कि चर्च के बाहर जो टावर्स हैं वहां तीनों मेन कैरेक्टर के सिंबल लगे हैं, लेकिन शील्ड का सिंबल कहीं पर नहीं लगा हुआ था। इस चीज पर उसे थोड़ा गुस्सा आता है, पर फिर भी वो अंदर आता है और अंदर आकर वहाँ उन लोगों से वो होली वाटर की डिमांड करता है, क्योंकि होली वाटर ही एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी कर्स को खत्म कर सकती है। असल में उस ड्रैगन का पॉइजन एक कर्स के तौर पर रेप्टेलिया की बॉडी में मिल चुका है, इसी वजह से उन्हें होली वाटर की जरूरत है। अब वहाँ पर जो प्रीस्ट थे वो कहने लगते हैं कि होली वाटर हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमें एक गोल्ड कॉइन देना होगा। नाओफिमी इसके लिए तैयार था और वो तुरंत ही उन्हें एक गोल्ड कॉइन दे देता है, पर रेप्टेलिया मना कर रही थी कि ऐसा ना करो क्योंकि गोल्ड कॉइन सच में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होती है। पर फिर भी नाओफिमी उसकी एक नहीं सुनता। अब वो प्रीस्ट वहाँ पर एक होली वाटर की बोतल ले आते हैं। नाओफिमी अपने शील्ड में पहले ये नोटिस कर चुका था कि वो होली वाटर असल में नकली है, मतलब वो किसी काम का नहीं था। इसीलिए नाओफिमी उससे असली वाला बोतल लाने को कहता है, नहीं तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब प्रीस्ट भी इसके बाद असली बोतल मंगवाते हैं। नाओफिमी देखता है कि ये असली है, इसी वजह से वो उसे लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि किंगडम का एक सोल्जर अभी नाओफिमी के पीछे पड़ा हुआ था, जिससे नाओफिमी को लगता है कि शायद फिर से वो किसी प्रॉब्लम में फंसने वाला है, जिसकी वजह से उसका टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से वो रेप्टेलिया को लेकर वहां से भागता है। अभी रेप्टेलिया प्रॉब्लम में ना फंसे, इस वजह से उन दोनों ने ही अपने रास्ते बदल लिए थे। कुछ दूर भागने के बाद नाओफिमी थक चुका था और इसीलिए वो 2 मिनट रुकने का फैसला करता है, लेकिन इतने में ही मोटोयासु उसकी तरफ हमला करते हुए आता है। अब पहले तो नाओफिमी सोच रहा था कि मोटोयासु पागल हो गया है क्या, लेकिन तभी मोटोयासु उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक और लड़की को स्लेव नहीं बनाने दूंगा। नाओफिमी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, पर उसे बाद में समझ आता है कि मोटोयासु असल में फिलो की बात कर रहा है। अब वो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर तभी मोटोयासु उस पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से आसपास की कुछ दुकानें भी टूट गई थी। वैसे वो दुकान वाले मोटोयासु को रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ दुकान वाले जो कि खुश थे वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही निशाना लगाया है। अब इस वजह से उन दुकानदारों की भी लड़ाई होने लगी थी। यहाँ पर मोटोयासु भी नाओफिमी पर फिर से हमला करने वाला था, लेकिन उसके पहले ही वहाँ पर वही सोल्जर आ जाता है जो कि नाओफिमी का पीछा कर रहा था। वो यहाँ पर मोटोयासु से रुकने को कहता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर माइनी और उसके साथी भी आ चुके थे, जो कि नाओफिमी को घेर लेते हैं और कहते हैं कि उसे फिर से मोटोयासु के साथ एक और डुअल मैच करना होगा। नाओफिमी सोचता है कि ये कैसी पागलपंती है, क्योंकि वो जब भी यहाँ आता है तो उसे मोटोयासु के साथ लड़ने को कहा जाता है। पर इतने में ही अब वहाँ पर मेल्टी, रेप्टेलिया और फिलो भी आ गए थे। मेल्टी उन्हें रुकने की कहती है और यहाँ पर नाओफिमी को जानने को मिलता है कि मेल्टी असल में सेकंड प्रिंसेस है और अब इसी वजह से यहाँ नाओफिमी को फाइट नहीं करनी पड़ रही थी।
अगले सीन में नाओफिमी मिल्टी, रेप्टिलिया और फिलो के साथ ब्लैक स्मिथ के पास आता है, जहाँ पर अब वो मिल्टी से पूछता है कि आखिर असल में वो है कौन, जिस पर वो डिटेल में बताती है कि वो किंग की दूसरी बेटी है, यानी कि प्रिंसेस है। तभी मिल्टी कहने लगती है कि उसे नाओफिमी से कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन नाओफिमी कहता है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं, और ऐसा वो किंग के बर्ताव के कारण कह रहा था। इस पर मिल्टी को बुरा लगता है, पर तभी वहाँ पर एक और सोल्जर आता है जो कि कहता है कि मिल्टी को किंग बुला रहे हैं। इस वजह से अब मिल्टी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि मिल्टी जब अपने फादर से मिलकर वापस लौट रही थी, तभी हम उसकी मदर को भी देखते हैं, जिन्होंने असल में मिल्टी को भेजा था कि वो जाकर माइनी को रोके नाओफिमी और मोटोयासु का डुअल मैच कराने से। मिल्टी ने ये काम तो कर दिया था, लेकिन उसकी मदर का जो सीक्रेट मैसेज था जो कि उसे नाओफिमी को पहुंचाना था, वो मैसेज उसे दे नहीं पाई। इस वजह से वो अभी थोड़ी सी उदास थी। इस तरफ फिलो भी अभी उदास थी, क्योंकि मेल्टी उसकी एक अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी और नाओफिमी ने सिर्फ किंग और माइनी के बर्ताव को देखते हुए मेल्टी को यहाँ से भगा दिया। पर नाओफिमी को इस चीज़ से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। पर अब फिलो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर के बाद वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आते हैं और उनके साथ में कुछ डेमी ह्यूमंस भी थे, जो कि नाओफिमी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें अपनी टीम में ले ले अगली वेव के लिए, क्योंकि वो किसी और दूसरे मेन कैरेक्टर की हेल्प नहीं करना चाहते, क्योंकि वो पिछली वेव के टाइम उन सभी का रिएक्शन देख चुके हैं। वो सिर्फ लड़ने में विश्वास करते हैं, उन्हें बाकियों से कोई मतलब नहीं। नाओफिमी इसके लिए मान जाता है, लेकिन अब वो 150 कॉइन की डिमांड करता है। वो सभी कहते हैं कि ठीक है, जब उनके पास इतने कॉइन आ जाएंगे तो वो नाओफिमी को दे देंगे, जिसके लिए नाओफिमी भी मान जाता है और उन्हें जाने को कहता है। अब जब वो वहाँ से चले गए थे तो नाओफिमी यहाँ ब्लैक स्मिथ से पहले तो अपने और रेप्टिलिया के लिए कुछ आर्मर और वेपन को अपग्रेड करवा लेता है, जिसके बाद वो ब्लैक स्मिथ से पूछता है कि मेरी सिस्टम स्क्रीन के ऊपर रेप्टिलिया के नाम के सामने कुछ स्टार बने आ रहे हैं, उनका क्या मतलब है। जिस पर ब्लैक स्मिथ उसे बताता है कि असल में यह स्टार क्लास अपग्रेड को शो करते हैं। इसका मतलब यह है कि अब रेप्टिलिया इतने लेवल पर पहुंच चुकी है कि वो अपना क्लास अपग्रेड करवा सके। नाओफिमी ये सुनकर बहुत हैरान था, क्योंकि उसे पहले इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उसे ये भी जानने को मिलता है कि अभी कुछ टाइम से रेप्टिलिया और फिलो ने लेवल अप नहीं किया था, क्योंकि अभी तक उनका क्लास अपग्रेड नहीं हुआ है। क्लास अपग्रेड के बाद वो अपने लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है, और इसके लिए उन्हें अभी वहाँ सिटी टावर के अंदर जाना था। वहाँ पहुँचने के बाद जब नाओफिमी क्लास अपग्रेड की बात करता है तो वहाँ पर जो लोग थे वो उसके लिए राजी थे, पर तभी एक लेडी वहाँ पर आती है और बताती है कि नाओफिमी टावर से बैन है, इसका मतलब उसे क्लास अपग्रेड कराने की परमिशन नहीं है। ये सुनकर नाओफिमी को गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो वहाँ से चला जाता है और सीधा ही उसी मर्चेंट के पास जाता है जहाँ से उसने वो एग्स खरीदा था, जिसके अंदर से फिलो निकली थी। अब यहाँ पर आने के बाद वो उस मर्चेंट से पूछता है कि वो अपने स्लीव्स का क्लास अपग्रेड कैसे कराता है। वो मर्चेंट अभी बहुत फेमस हो गया था, क्योंकि उसने नाओफिमी को इतनी पावरफुल डेमी ह्यूमन जो दी थी, इसी वजह से वो उसे ये चीज़ बता देता है। वो कहता है कि मैं ये काम दूसरे सिटीज़ से करवाता हूँ। वो यहाँ 3-4 सिटीज़ का नाम बताता है और वो नाओफिमी को बताता है कि उसे किस सिटी में जाना चाहिए। अभी नाओफिमी जब सिटी का नाम सुनता और उसे मैप में देखता है तो वो समझ जाता है कि ये बहुत दूर है और अब अगली वेव बहुत ही जल्द आने वाली है, इस वजह से वो वहाँ पर जा नहीं सकता। इसका मतलब वो कुछ टाइम के लिए लेवल अप नहीं कर सकते, इसीलिए अब वो मर्चेंट यहाँ फिलो के लिए एक डिवाइस दे देता है जो कि वो अपने पैरों में पहन सकती है। इससे उसकी स्पीड भी तेज हो जाएगी और साथ ही साथ उसके जो अटैक पावर है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी फिलो को उनकी प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से वो पहले कुछ मॉन्स्टर से फाइट करके उन्हें हराते हैं, जिस चीज़ से फिलो को इस डिवाइस की थोड़ी सी समझ हो जाती है। अब इसके बाद नाओफिमी ब्लैक स्मिथ के पास आया था और वहाँ से निकलने वाला था अगली वेव की तैयारी के लिए। तभी वहाँ पर वो सभी सोल्जर्स आ जाते और वो सभी डेमी ह्यूमंस जो कि नाओफिमी की टीम में ज्वाइन होना चाहते थे, उन्होंने अब उतने कॉइन जमा कर लिए थे जितने नाओफिमी ने कहा था, जिसके बदले नाओफिमी उन्हें कुछ आइटम्स देता है जो कि वेव के दौरान उन्हें हेल्प करेंगे। यहाँ पर वो नाओफिमी की टीम से जुड़ चुके थे, इस वजह से नाओफिमी का जो शील्ड सिस्टम है उस पर उनके नाम अपीयर हो जाते हैं। अब नाओफिमी को उस वेव को क्लियर करने के लिए एक प्लान की भी जरूरत थी, जिस वजह से वो बाद में एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करता है। अब इस सब के बाद वो जब एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा था तभी अचानक से उसकी मुलाकात वहाँ पर रेन और इट्सुकी से होती है। वो दोनों वहाँ पर उसे देखकर हैरान थे और नाओफिमी भी उन्हें देखकर हैरान था। अब इट्सुकी और रेन दोनों ही वहाँ पर उसके पास आते हैं और इट्सुकी अभी नाओफिमी से थोड़ा गुस्सा था क्योंकि उसने उनके कुछ टास्क चुरा लिए थे, लेकिन नाओफिमी उन्हें समझाता है कि उसने किसी के टास्क नहीं चुराए,
बल्कि गलती इन्हीं दोनों की है और वो उन्हें उनकी गलती बताता है। पहली गलती अभी नाओफिमी कुछ टाइम पहले ही एक विलेज में गया था जहाँ पर लोगों के ऊपर बहुत भारी टैक्स लगा हुआ है, जिससे कि उनके विलेज को वापस से डेवलप किया जा सके। इस टैक्स की वजह से वो लोग खाना तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन बाद में नाओफिमी ने उनकी मदद की थी और ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि इत्सुकी ने वहाँ पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इतना डिस्ट्रक्शन फैला दिया कि उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ रेन ने एक मॉन्स्टर बीस्ट को हराया था, लेकिन उसके पॉइजन की वजह से सभी गांव वाले ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि वहाँ पर एक बीमारी फैलने लगी और नाओफिमी ने ही जाकर उसे सुलझाया। वो उनसे कहता है कि तुम अगर लोगों की मदद करना चाहते हो तो ये देख कर करो कि तुम्हारी मदद से कहीं उन्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद अब नाओफिमी वहाँ से चला गया था। अब इसके बाद वो लोग सीधा ही ब्लैक स्मिथ के पास आ गए थे। यहाँ पर आने के बाद नाओफिमी उससे एक ब्रेसलेट लेकर रेप्टेलिया को दे देता है। ये ब्रेसलेट की खासियत ये थी कि ये रेप्टेलिया की जो मैजिक एबिलिटीज़ होगी उन्हें और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। वैसे यहाँ पर फिलो थोड़ी सी जेलस फील कर रही थी क्योंकि उसे कोई गिफ्ट नहीं मिला। वो नाओफिमी से कहती है कि मुझे भी कुछ चाहिए, जिस पर वो उसे एक हेयर क्लिप देता है और कहता है कि ये तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेगी। अब फिलो बहुत खुश थी। तभी वहाँ पर वो सभी सोल्जर आ जाते हैं जिन्होंने अभी अभी नाओफिमी की टीम को ज्वाइन किया था, क्योंकि जल्दी अब वेव स्टार्ट होने वाली है। कुछ सेकंड का काउंटडाउन स्टार्ट होता है और इसके बाद इन सभी को वहां से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये उसी जगह पर आ गए थे जहां पर वेव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि कुछ गॉब्लिन्स और कुछ मॉन्स्टर विलेजर्स पर हमला कर रहे हैं। ये तुरंत ही वहाँ आगे बढ़कर उन विलेजर्स को बचाते हैं और उन्हें वहाँ से किसी सेफ जगह पर जाने के लिए कहते हैं। अब इसी तरह से कुछ घंटों तक फाइट करने के बाद नाओफिमी नोटिस करता है कि कोई भी हीरो यहाँ पर नहीं है। वो सोच रहा था कि क्या बाकी सभी यहाँ पर नहीं आए। अब तभी अचानक से वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है जो कि वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर से लड़ते हुए उन्हें बहुत ही आसानी से हराने लगती है और वो उन्हें पहचान लेता है। ये वही ओल्ड वुमेन थी जिसकी मदद नाओफिमी ने कुछ टाइम पहले की थी। नाओफिमी उन्हें इतनी अच्छी तरह से हील होते हुए देखकर बहुत हैरान था। अभी ये ओल्ड लेडी नाओफिमी से कहती है कि वो चिंता ना करे, यहाँ इस विलेज को वो प्रोटेक्ट कर लेंगे। जिसके बाद नाओफिमी ओल्ड लेडी और अपने सभी साथी सोल्जर्स को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अभी वो जा रहा था उन पोर्टल के नीचे जहाँ पर उसे इस वेव का मेन बॉस मिल सकता है। अगर वो बॉस को हरा दे तो ये वेव क्लियर हो जाएगी। उस जगह पर पहुंचने के बाद वो वहां पर इत्सुकी और उसकी टीम से मिलता है जो कि अभी कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और वो नीचे के हालात संभाले हुए थे। अब जब वो इत्सुकी से पूछता है कि बाकी सभी कहाँ हैं तो वो बताता है कि वो सभी ऊपर उस पायरेट शिप के अंदर हैं। वो वहाँ पर एक सोल ईटर नाम के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। शायद वही इस वेव का बॉस भी है। ये सुनकर नाओफिमी तुरंत ही फिलो के साथ रेप्टेलिया को लेकर वहाँ उस पायरेट शिप के ऊपर आ जाता है। जब वो सबसे टॉप पर आ गया था तब वो वहाँ से देखता है कि रेन और उसका ग्रुप अभी एक स्कल कैप्टन जो कि पायरेट कैप्टन है उससे फाइट कर रहे थे और दूसरी तरफ मोटोयासु एक टेंटिकल मॉन्स्टर से लड़ रहा था। यहाँ पर दोनों ही टीम अलग अलग मॉन्स्टर से लड़ रही थी, इसीलिए उनके बीच में अच्छे बॉन्ड नहीं बन रहे थे। मतलब वो साथ में काम नहीं कर रहे थे। एक तरीके से उनके बीच में कंपटीशन चल रहा था कि कौन किस मॉन्स्टर को पहले मारेगा। इसी वजह से यहाँ पर उनका बहुत ही खराब टीम वर्क चल रहा था। ये देखकर नाओफिमी तुरंत ही वहाँ ऊपर से नीचे आ गया था। वो उन दोनों को ही चिल्लाते हुए कहता है कि वो बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। इस तरह से लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसे तो वो कभी भी इस वेव को क्लियर ही नहीं कर सकते। अब वो स्कल कैप्टन और वो टेंटिकल मॉन्स्टर जब हमला कर रहे थे तो नाओफिमी उन दोनों के ये अटैक को रोकते हुए इन दोनों को समझाता है कि हमें मिलकर काम करना होगा। अब हमें एक चीज़ जानने को मिलती है कि जो स्कल कैप्टन है वो असल में रिकवर हो सकता है। मतलब पहले भी रेन उसे कई बार हरा चुका था मगर वो बार बार रिकवर हो रहा था। लेकिन अब अचानक से नाओफिमी उस स्कल कैप्टन की परछाई के अंदर कुछ हलचल देखता है और वहाँ पर उसे कुछ गड़बड़ लगती है। इसी वजह से वो रेप्टेलिया से कहकर लाइटनिंग मैजिक का यूज करने को कहता है। अब रेप्टेलिया जैसे ही लाइटनिंग मैजिक का यूज करती है तो वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होती है। इस रोशनी की वजह से अचानक से उनके शैडो के अंदर से वो सोल ईटर स्पिरिट निकलना शुरू हो गई थी। इसे देखकर अब सभी हीरो उसकी तरफ एरो से हमला करना शुरू कर देते हैं और इससे फाइनल जो मेन बॉस मॉन्स्टर थी वो वहाँ सामने आ गई थी। तभी नाओफिमी जानता था कि नॉर्मल पावर के साथ इसे हरा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इस वजह से वो अपनी रेज शील्ड को एक्टिवेट करने को कहता है। वैसे इसमें उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो पहले रेप्टेलिया से परमिशन लेता है। जिसके बाद रेप्टेलिया कहती है कि चिंता मत करो, अगर वो अपना कंट्रोल खो देगा तो रेप्टेलिया उसे संभाल लेगी। इसके बाद नाओफिमी अपनी कर्स सीरीज को एक्टिवेट करता और रेज शील्ड को यूज करना शुरू कर देता है। उसकी शील्ड चेंज होने लगी थी, लेकिन इस बार जब वो अपनी शील्ड के एटमॉस्फेयर में आता है तो वहाँ उसे एक ड्रैगन दिखाई देता है। यह ड्रैगन वही ड्रैगन था जिसे फिलो ने खत्म किया था और उसका जो क्रिस्टल था वो नाओफिमी ने ले लिया था और उसे अपने शील्ड में अब्जॉर्ब कर लिया था।
इसकी वजह से अब वो ड्रैगन की पावर भी नाओफिमी के पास आ चुकी है, जिसकी वजह से उसकी ग्रो अप स्किल अनलॉक होती है और इस वजह से ही जो कर्स सीरीज है वो भी अपने नेक्स्ट लेवल पर आ जाती है और उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। उसकी बॉडी पर एक अलग तरह की फ्लेम जनरेट हो रही थी और उसकी पावर बहुत बढ़ती जा रही थी। ये देखकर सभी हैरान थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि माइनी अभी सभी से कह रही थी कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि नाओफिमी असल में खुद ही एक मॉन्स्टर है, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर अब रेप्टिलिया उसे चुप करा देती है। वैसे अब ग्रो अप सीरीज अनलॉक होने के बाद कर्स सीरीज की पावर भी बढ़ गई थी, जिस वजह से हम देखते हैं कि फिलो जो कि नाओफिमी की सेल्ड के साथ कनेक्ट है, उसका भी रेज फॉर्म अनलॉक हो गया था। उसकी भी पावर बढ़ जाती है, जिसके बाद वो भी उस सोल ईटर पर हमला कर रही थी और उसे बहुत बुरी तरह से पीट रही थी। यहाँ रेप्टिलिया भी बाकी सभी हीरो से कहती है कि तुम सभी बेवकूफ़ हो, नाओफिमी सभी को बचाने के लिए लड़ रहा है लेकिन तुम उसकी मदद नहीं कर रहे। ये बात सभी को समझ में आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि नाओफिमी के पीछे जब अचानक से वो स्कल कैप्टन और दूसरा मॉन्स्टर अपीयर हुए थे, तो यहाँ पर इत्सुकी और रेन ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। इससे मोटोयासु को भी अकल आ जाती है और वो भी मदद करने के लिए मान जाता है और उस पर हमला करने लगता है। अभी यहाँ पर नाओफिमी देखता है कि जब उसकी ये रेज सीरीज अब ग्रो अप सीरीज में और ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है, तो इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लगी थी, क्योंकि इसकी वजह से उसके इमोशंस और ज़्यादा उसके ऊपर हावी हो रहे थे। तभी रेप्टिलिया जाकर उसे संभालती है, जिस वजह से अब उसके इमोशंस फिर से ठीक होने लगे थे। वो अभी अपनी नेचुरल पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसे एक और आइडिया आता है कि वो अपनी अलग अलग स्किल्स को भी तो एक साथ मिलाकर यूज कर सकता है। जिसके बाद अब वो अपनी रेज पावर के साथ सील्ड प्रिजन टेक्निक को कंबाइन करते हुए पहले तो सोल ईटर को उसमें कैद कर लेता है और इसके बाद एक दूसरी स्किल का यूज करता है जो कि उसने बहुत पहले एक्वायर की थी। इस स्किल से बहुत सारी स्पेयर टाइप नीडल्स आकर सीधा उस सील्ड प्रिजन में लगती है, जिसकी वजह से उस सोल ईटर को भी बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब उसने इन तीनों स्किल्स को कंबाइन किया था, तो उसकी वजह से उसे एक नई स्किल मिलती है जो कि थी सील्ड आयरन मेडन। अब जैसे ही वो इसका इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा मेडन स्टैचू अपीयर होता है जो कि पूरी तरह से आयरन से बना था और उसके अंदर अब वो सील्ड की बॉल कैद हो जाती है। उसका डोर बंद होता है और उसके बाद अचानक से प्रेशर के साथ वो सोल ईटर वहाँ ऊपर से नीचे गिरती है और वहीं पर मारी जाती है। ये देखकर सभी हैरान थे और अब नाओफिमी भी वहाँ ऊपर से नीचे गिर गया था, क्योंकि उसने अपनी बहुत ही ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर लिया था, पर वो ठीक था। अभी मोटोयासु थोड़ा जेलस फील करते हुए कहता है कि इस बार तो तुमने उसे हरा दिया, लेकिन अगली बार मैं खुद को तुमसे ज़्यादा ताकतवर साबित करके रहूँगा। तभी वहाँ पर फिलो आ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन उसी समय नाओफिमी को एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर अचानक से एक और सोल ईटर मॉन्स्टर अपीयर होने वाला था, पर उसके पूरी तरह से अपीयर होने के पहले ही बहुत सारे लाइट एरोज आकर उस सोल ईटर को खत्म कर देते हैं। अभी सभी हैरान थे कि आखिर ये अटैक किसने किया, लेकिन उसी के बाद एक और गर्ल वहाँ पर आती है और नाओफिमी की तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि तुम सच में एक सील्ड हीरो कहलाने के लायक हो, और ये भी कह रही थी कि मैं तुमसे लड़ना भी पसंद करूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपने स्लेव को पहले मुझसे लड़ाकर मेरी पावर को देख लेना चाहिए। और यहाँ पर वो स्लेव सभी बाकी तीनों हीरोज से कह रही थी। इस वजह से उन तीनों को गुस्सा आता है और वो तुरंत ही उसकी तरफ हमला कर देते हैं, पर वो लेडी जो कि अपना नाम ग्लास बता रही थी, वो यहाँ इन तीनों के अटैक को रोककर विंड मैजिक का यूज करती है, जिसकी वजह से वो तीनों हीरोज वहाँ नीचे गिर जाते हैं। साथ ही उनके जो टीम मेंबर थे वो भी नीचे गिर गए थे और अब सिर्फ वहाँ पर नाओफिमी ही बच गया था। यहाँ पर वो पहले तो एक लिक्विड पीता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ और पावर वापस से रिकवर हो जाती है और इसके बाद वो सील्ड प्रिजन की मदद से ग्लास को कैद कर लेता है, लेकिन अब ग्लास ने सील्ड प्रिजन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी रेप्टिलिया और फिलो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो उनके अटैक को भी रोक लेती है, जिस दौरान रेप्टिलिया की तलवार भी टूट चुकी थी। हम देखते हैं कि अभी वो नाओफिमी से कह रही थी कि तुम ताकतवर हो, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि तुम कब अपनी रेज सील्ड का इस्तेमाल करोगे। उसे नाओफिमी के साथ पूरी पावर से लड़ना था। अब यहाँ पर रेप्टिलिया भी सपोर्ट करती है, इस वजह से नाओफिमी रेज सील्ड को एक्टिवेट करने के लिए हाँ कर देता है और तुरंत ही उसकी पावर को अनलॉक करता है। इस दौरान नाओफिमी कई तरह के अटैक करता है, लेकिन उन सभी से कोई फायदा नहीं था। इसीलिए अब वो अपनी नई स्किल यानी कि सील्ड आयरन मेडन का इस्तेमाल करता है। अब उसने उसमें ग्लास को कैद भी कर लिया था, लेकिन फिर भी ग्लास उस आयरन मेडन को भी डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आ जाती है। नाओफिमी ये बात समझ चुका था कि वो इसे हरा नहीं सकता और ग्लास भी एक बात समझ गई थी कि अब वेव बहुत ही जल्द बंद होने वाली है, मतलब जो पोर्टल हवा में ओपन है वो बंद हो जाएंगे, इसीलिए उसे जल्द से जल्द नाओफिमी को खत्म करना है। पर जब नाओफिमी ये बात समझता है तो वो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जिस दौरान ग्लास अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उस पर हमला करने की, लेकिन नाओफिमी हमेशा उसके अटैक से बचते जा रहा था और अब टाइम आ चुका था पोर्टल के बंद होने का। इस वजह से ग्लास तुरंत ही वहाँ से चली जाती है
पर वो डिसाइड करके जाती है कि जब थर्ड वेव आएगी तो वो नाओफिमी को छोड़ेगी नहीं। उसके गायब होते ही वो पोर्टल बंद हो जाते हैं और इसके बाद वेव स्टॉप हो जाती है। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। नाओफिमी अभी सोच रहा था कि ग्लास सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसे हराने के लिए मुझे अभी और पावरफुल बनना होगा, वरना हम थर्ड वेव को सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इस तरफ रेप्टिलिया को अभी गाँव वालों की चिंता हो रही थी। वैसे अब वेव क्लियर हो गई थी, इस वजह से किंग सिर्फ नाओफिमी को अपने पास किंगडम में बुलाते हैं। जहां पैलेस के अंदर आने के बाद नाओफिमी किंग से मिलता है तो किंग उससे कहते हैं कि तुम पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो और ये देखकर हम बहुत खुश हैं। क्या तुम बता सकते हो कि तुम इतने स्ट्रांग कैसे हुए? नाओफिमी जानता था कि वो ये किस लिए पूछ रहे हैं, इसीलिए वो कुछ भी बताने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी वो कहता है कि आप घुटनों के बल आकर मुझसे माफ़ी मांगिए, मैं आपको बता दूंगा। जिस पर किंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सोल्जर से नाओफिमी को घेरने को कहते हैं। लेकिन वो कहता है कि अगर उन्होंने ऐसी गलती की तो वो पूरे किंगडम को खत्म कर देगा। ये सुनकर किंग भी डर गए थे। अभी वो कहने लगा था कि हम रेप्टिलिया और फिलो को नहीं छोड़ेंगे। इस पर नाओफिमी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फाइनल वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से बाहर आने के बाद एक लेडी उससे कहती है कि अब तुम्हें बहुत लोग जानने लगे हैं और इस वजह से अब शायद दुश्मन भी तुम्हारे बहुत बढ़ जाएंगे, तुम्हें देख कर रहना होगा। इसके बाद अब नाओफिमी वहाँ से ब्लैक स्मिथ के पास आता है, जहाँ पर अभी वो रेप्टिलिया के लिए एक तलवार लेने के लिए आया था, क्योंकि उसकी तलवार अब टूट चुकी थी। पर रेप्टिलिया तलवार लेने से मना कर देती है और इसका असली रीज़न ये था कि उनके पास बहुत कम पैसे बचे हैं। लेकिन रेप्टिलिया ये कहती है कि उसके पास एक दूसरी तलवार है, इसीलिए उसे एक और तलवार नहीं चाहिए। पर यह चीज़ ब्लैक स्मिथ ने नोटिस कर ली थी। अब जब वो वहाँ से उस सिटी की तरफ निकलने वाले थे जहाँ रेप्टिलिया और फिलो अपने क्लास अपग्रेड करवाएंगे, तभी रास्ते में नाओफिमी ब्लैक स्मिथ का दिया हुआ एक लेटर ओपन करता है, जिसमें लिखा हुआ था कि उसने उनके लिए कुछ चीज़ें रखी है। इन चीज़ों में बहुत सारा खाना था, साथ ही एक तलवार भी थी जो कि एक इनविजिबल स्वॉर्ड है, जो कि रेप्टिलिया के बहुत काम आ सकती है। फिलो के लिए भी इसमें एक हेयर क्लिप थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी चीज़ को भी कंप्रेसर के साथ ढकेल सकते हैं। इसका मतलब इससे उसके हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और नाओफिमी के लिए शील्ड पर लगाने का एक डिवाइस था, जो कि उसकी आगे जाकर किसी चीज़ में हेल्प कर सकता है। अब जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी वो नोटिस करते हैं कि मेल्टी उनका पीछा कर रही है। अब फिलो तुरंत ही नाओफिमी को समझाने लगती है कि मेल्टी उसके फादर और उसकी सिस्टर की तरह नहीं है, मगर नाओफिमी ये बात नहीं मानता, पर फिर भी उसे रुकना पड़ता है। मेल्टी उसके पास आकर कहती है कि वो उसके फादर से माफ़ी मांग ले और दोनों के बीच में सलाह कर ले, जिससे कि पीस क्रिएट हो सके और फिर नाओफिमी को भी इस तरह से बार बार किंगडम छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा और उसे भी अच्छे खासे पैसे मिलते रहेंगे। पर नाओफिमी इसके लिए तैयार नहीं था। पर तभी सामने वो नोटिस करता है कि जो गार्ड अभी मेल्टी के साथ आए थे वो बिल्कुल उसी तरह से खड़े हैं जिस तरह से वो उस दिन खड़े थे, जिस दिन माइनी ने नाओफिमी को धोखा दिया था। वो समझ जाता है कि वो हमला करने वाले हैं। हम देखते हैं कि वो सभी सोल्जर में से एक सोल्जर अपनी तलवार लेकर यहाँ आगे बढ़ता है और वो इस वक्त मेल्टी को खत्म करने वाला था। पर इसके पहले ही नाओफिमी मेल्टी को खींचते हुए अपनी शील्ड आगे करके उसके अटैक को रोक लेता है। मेल्टी ये देखकर बहुत हैरान थी। लेकिन इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।